हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाइथन डे 7। आज के लेक्चर में हम पाइथन के चार मेन डेटा स्ट्रक्चर जैसे लिस्ट, सेट, टपल और डिक्शनरी के ऑपरेशंस परफॉर्म करना सीखेंगे। इसके अलावा हम लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन और सेट कॉम्प्रिहेंशन जैसे पावरफुल शॉर्टकट्स भी सीखेंगे जो हमारा कोड छोटा और क्लीन बनाते हैं। और लास्ट में एक नया कॉन्सेप्ट आएगा, फ्रोजन सेट, जो सेट का ही एक इम्यूटेबल वर्जन है। So let's get started. Our first topic is built-in functions for list in Python. सबसे पहले समझते हैं built-in functions क्या होते हैं। Python provides several built-in functions that can be directly applied to list. सबसे पहले समझ लेते हैं कि built-in function का मतलब क्या होता है। बिल्ट इन फंक्शन वो फंक्शंस होते हैं जो पाइथन लैंग्वेज के अंदर ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं। हमें उन्हें अलग से डिफाइन नहीं करना पड़ता। हम उन्हें सीधा लिस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं, जैसे लेंथ फंक्शन, मैक्स, मिन वगैरह। ये फंक्शंस हमारा काम बहुत इजी बना देते हैं। और क्योंकि पाइथन प्रोवाइड सेवरल बिल्ट इन फंक्शंस दैट कैन बी डायरेक्टली अप्लाइड टू लिस्ट। सबसे पहले समझ लेते हैं कि बिल्ट इन फंक्शंस का मतलब क्या होता है। बिल्ट इन फंक्शन वो फंक्शंस होते हैं जो पाइथन लैंग्वेज के अंदर ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं। हमें उन्हें अलग से डिफाइन नहीं करना पड़ता। हम उन्हें सीधा लिस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं, जैसे लेन, मैक्स, मिन वगैरह। ये फंक्शंस हमारा काम बहुत इजी बना देते हैं क्योंकि हमें मैनुअली लूप लिख के कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जिसमें फर्स्ट फंक्शन है ऑल। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑल फंक्शन के बारे में। इट रिटर्न्स ट्रू इफ ऑल एलिमेंट्स इन द लिस्ट आर ट्रूथी। ऑल फंक्शन एक बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है अगर लिस्ट के अंदर के सारे एलिमेंट्स ट्रूथी हैं, मतलब अगर सब एलिमेंट्स की वैल्यू ट्रू के बराबर ट्रीट होती है तो ये फंक्शन ट्रू रिटर्न करेगा। ट्रूथी का मतलब होता है कोई भी नॉन ज़ीरो नंबर, नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग या ट्रू वैल्यू, ये सब ट्रूथी कंसिडर होते हैं। नेक्स्ट है रिटर्न्स फॉल्स इफ एटलीस्ट वन एलिमेंट इज फॉल्सी। लेकिन अगर लिस्ट में एक भी एलिमेंट ऐसा है जो फॉल्सी है, जैसे ज़ीरो, खाली स्ट्रिंग या नन या फॉल्स, तो ऑल फंक्शन फॉल्स रिटर्न करेगा, मतलब एक भी वीक लिंक चेन को तोड़ देता है। नेक्स्ट है वैल्यूज इज इक्वल टू 1 2 3 4। यहाँ हमने एक लिस्ट बनाई है जिसका नाम है वैल्यूज और उसमें 4 नंबर्स हैं, 1 2 3 और 4। ये सारे नंबर्स नॉन ज़ीरो हैं, इसीलिए ये सारे ट्रूथी हैं। नेक्स्ट है प्रिंट ऑल वैल्यूज। अब हम ऑल फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और उसमें हमारी वैल्यूज लिस्ट पास कर रही है और उसका रिजल्ट प्रिंट कर रहे हैं और हमारा आउटपुट आएगा ट्रू। क्योंकि लिस्ट के सारे एलिमेंट्स 1 2 3 4 नॉन ज़ीरो हैं, मतलब ट्रूथी हैं, इसीलिए आउटपुट आएगा ट्रू। अगर इसमें कोई भी एक ज़ीरो होता, जैसे 1 2 0 और 4, तो आउटपुट फॉल्स आता। अब नेक्स्ट फंक्शन है एनी फंक्शन। रिटर्न्स ट्रू इफ एटलीस्ट वन एलिमेंट इन द लिस्ट इज ट्रूथी। एनी फंक्शन ऑल से थोड़ा अलग है। ये चेक करता है कि लिस्ट में कम से कम एक भी एलिमेंट ट्रूथी हैं या नहीं। अगर एक भी एलिमेंट ट्रूथी मिल जाए तो ये तुरंत ट्रू रिटर्न कर देता है, उससे बाकी एलिमेंट्स चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है रिटर्न्स फॉल्स इफ ऑल एलिमेंट्स आर फॉल्सी। लेकिन अगर लिस्ट के सारे एलिमेंट्स फॉल्सी हैं, मतलब सब ज़ीरो, एम्प्टी या फॉल्स जैसे वैल्यूज़ हैं, तभी एनी फंक्शन फॉल्स रिटर्न करेगा। नेक्स्ट लाइन है वैल्यूज इज इक्वल टू 0, फॉल्स, 5 या 0। यहाँ हमारी लिस्ट में 4 वैल्यूज़ हैं, 0, फॉल्स, 5 और 0। इनमें से पहले 0 फॉल्सी है, फॉल्स भी फॉल्सी है, लेकिन 5 एक नॉन ज़ीरो नंबर है इसीलिए वो ट्रूथी है, और लास्ट वाला 0 फिर से फॉल्सी है। नेक्स्ट है प्रिंट एनी देन वैल्यूज़। हम एनी फंक्शन कॉल कर रहे हैं इस लिस्ट पे और रिजल्ट प्रिंट कर रहे हैं, जिसका आउटपुट आएगा ट्रू। क्योंकि इस लिस्ट में 5 एक ट्रूथी वैल्यू है, इसीलिए एनी फंक्शन तुरंत ट्रू रिटर्न कर देता है। भले ही बाकी 3 वैल्यूज़ फॉल्सी हों, याद रखिए एनी को सिर्फ एक ट्रूथी वैल्यू चाहिए
ट्रू रिटर्न करने के लिए, जबकि ऑल को सब एलिमेंट्स ट्रूथ ही चाहिए। नेक्स्ट है enumerate फंक्शन। enumerate फंक्शन adds an index और counter to each element of an iterable। enumerate एक बहुत ही यूज़फुल फंक्शन है जो हम तब यूज़ करते हैं जब हमें लिस्ट के एलिमेंट्स के साथ साथ उनका इंडेक्स नंबर भी चाहिए होता है। नॉर्मली जब हम फॉर लूप चलाते हैं तो सिर्फ वैल्यू मिलती है, इंडेक्स नहीं मिलती, लेकिन enumerate हर एलिमेंट के साथ उसका पोजीशन नंबर भी अटैच कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट है इट रिटर्न्स एन enumerate ऑब्जेक्ट कंटेनिंग इंडेक्स कॉमा वैल्यू पेयर। जब हम enumerate फंक्शन कॉल करते हैं तो वो एक enumerate ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है जिसमें हर एंट्री एक टपल के फॉर्म में होती है। पहला एलिमेंट इंडेक्स होता है और दूसरा एलिमेंट उस इंडेक्स की वैल्यू होती है, इसीलिए इसको इंडेक्स कॉमा वैल्यू पेयर कहा गया है। नेक्स्ट इज इट इज़ कॉमनली यूज्ड विद फॉर लूप्स। प्रैक्टिकली enumerate का यूज़ मोस्टली फॉर लूप के अंदर होता है जब हमें इंडेक्स और वैल्यू दोनों चाहिए होते हैं। जैसे अगर हम किसी लिस्ट को प्रिंट करते वक्त साथ में सीरियल नंबर भी दिखाना चाहते हैं। नेक्स्ट है लेटर्स इज इक्वल टू ए बी सी डी एंड ई। यहाँ हमने एक लिस्ट बनाई है जिसका नाम है लेटर्स, जिसमें 5 अल्फ़ाबेट्स हैं ए बी सी डी और ई। नेक्स्ट लाइन है प्रिंट लिस्ट enumerate लेटर्स। यहाँ हम enumerate कॉल कर रहे हैं जो एक enumerate ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, लेकिन उस ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली प्रिंट करने से रीडेबल आउटपुट नहीं मिलता, इसीलिए हमने उसे लिस्ट फंक्शन के अंदर रैप किया है ताकि वो एक प्रॉपर पाइथन लिस्ट बन जाए जिसमें टपल्स हों। नेक्स्ट लाइन में हमें आउटपुट मिला है 0, A, 1, B, 2, C, 3, D एंड 4, E। देखिए आउटपुट में क्या हो रहा है, हर एलिमेंट के साथ एक इंडेक्स नंबर अटैच हो गया है और इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, इसीलिए A का इंडेक्स है 0, B का इंडेक्स है 1 और C का 2 और D का 3 और E का 4। ये एक लिस्ट ऑफ टपल्स बन गए हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट यूजिंग विद अ लूप। अब देखते हैं कि प्रैक्टिकल सिनेरियो में enumerate को फॉर लूप के साथ कैसे यूज़ करते हैं। फॉर इंडेक्स वैल्यू इन enumerate लेटर्स देन कोलन। यहाँ हम एक लूप लिख रहे हैं जिसमें हम 2 वेरिएबल्स यूज़ कर रहे हैं, इंडेक्स और वैल्यू। जब enumerate लेटर्स चलता है तो हर आइट्रेशन में ये हमें एक टपल देता है जिसमें इंडेक्स और वैल्यू दोनों होते हैं और पाइथन ऑटोमेटिकली उन्हें अनपैक करके इंडेक्स और वैल्यू नाम के वेरिएबल्स में डाल देता है। नेक्स्ट लाइन में रिटन है प्रिंट इंडेक्स कॉमा वैल्यू। लूप के अंदर हम दोनों वैल्यूज़ प्रिंट कर रहे हैं, इससे आउटपुट आएगा 0A, 1B, 2C, 3D एंड 4E। तो इससे हमें समझ में आया कि enumerate बहुत काम का फंक्शन है जब भी आपको इंडेक्स और वैल्यू दोनों एक साथ चाहिए हो, और ये काफ़ी क्लीन और रीडेबल कोड देता है कंपेयर करते हुए मैनुअली काउंटर वेरिएबल मेंटेन करने से। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेंथ, मैक्स एंड मिन। लेंथ रिटर्न्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ लिस्ट। लेंथ फंक्शन बहुत बेसिक और बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ होने वाला फंक्शन है। ये हमें बताता है कि लिस्ट के अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, मतलब लिस्ट की लेंथ क्या है। नेक्स्ट है x इज इक्वल टू A, B, C, D एंड E। यहाँ हमने एक लिस्ट बनाई है x नाम से जिसमें 5 एलिमेंट्स हैं। नाउ लेट्स प्रिंट लेंथ ऑफ x। हम लेंथ फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और लिस्ट x पास कर रहे हैं ताकि उसकी लेंथ पता चल सके, जिसका आउटपुट हमें 5 मिलेगा। क्योंकि लिस्ट में 5 एलिमेंट्स हैं इसीलिए लेंथ ऑफ फंक्शन 5 रिटर्न करेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मैक्स फंक्शन। इट रिटर्न्स द लार्जेस्ट एलिमेंट। मैक्स फंक्शन लिस्ट के अंदर से सबसे बड़ा एलिमेंट ढूंढ कर रिटर्न करता है। ये नंबर्स के साथ, स्ट्रिंग्स के साथ और कई टाइप्स के साथ काम करता है। नेक्स्ट लाइन में रिटन है x इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5। अब हमने x नाम की लिस्ट को रीडिफाइन किया है, इसमें 1 से 5 तक के नंबर्स हैं। नेक्स्ट लाइन में रिटन है प्रिंट मैक्स ऑफ x। यहाँ हम इस लिस्ट में सबसे बड़ा नंबर ढूंढने के लिए मैक्स फंक्शन कॉल कर रहे हैं,
जिसका आउटपुट हमें 5 मिलेगा। सिंस 5 सबसे बड़ा नंबर है इस लिस्ट में, इसीलिए आउटपुट 5 मिलेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट min फंक्शन। इट रिटर्न्स द स्मॉलेस्ट एलिमेंट। min फंक्शन बिल्कुल मैक्स के अपोजिट काम करता है। ये लिस्ट में सबसे छोटा एलिमेंट रिटर्न करता है। प्रिंट मिनिमम ऑफ x। हम वही लिस्ट x यूज़ कर रहे हैं जिसमें 1 से 5 तक के नंबर्स थे और min फंक्शन कॉल कर रहे हैं जिसका आउटपुट 1 मिलेगा। क्योंकि 1 सबसे छोटा नंबर है इस लिस्ट में, इसीलिए आउटपुट 1 आएगा। ये तीनों फंक्शंस लेंथ, मैक्स, मिन पाइथन प्रोग्रामिंग में डेटा एनालिसिस, स्टैटिस्टिक्स और डे टू डे कोडिंग में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, इसीलिए इन्हें अच्छे से याद रखना ज़रूरी है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सॉर्टेड फंक्शन के बारे में। इट रिटर्न्स अ न्यू सॉर्टेड लिस्ट। सॉर्टेड फंक्शन ओरिजिनल लिस्ट को चेंज नहीं करता, इंस्टेड ये एक बिल्कुल नई लिस्ट बनाता है जिसमें एलिमेंट्स असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड होते हैं और वही नई लिस्ट रिटर्न करता है। नेक्स्ट, द ओरिजिनल लिस्ट रिमेन्स अनचेंज्ड। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सॉर्टेड फंक्शन ओरिजिनल लिस्ट में कोई चेंज नहीं करता। ओरिजिनल लिस्ट वैसे ही रहती है जैसे थी और सिर्फ एक कॉपी सॉर्टेड फॉर्म में रिटर्न होती है। नेक्स्ट लाइन में रिटर्न है नंबर्स इज इक्वल टू 5 3 7 9 1। यहाँ हमें नंबर्स नाम की एक लिस्ट बनाई है और जिसमें रैंडम ऑर्डर में नंबर्स हैं 5 3 4 7 9 1। नेक्स्ट लाइन में रिटर्न है रिजल्ट इज इक्वल टू सॉर्टेड नंबर्स। हम सॉर्टेड फंक्शन को नंबर्स लिस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं और उसका रिटर्न वैल्यू एक नए वेरिएबल रिजल्ट में स्टोर कर रहे हैं। नेक्स्ट लाइन में रिटर्न है प्रिंट रिजल्ट। अब हम रिजल्ट वेरिएबल को प्रिंट कर रहे हैं ताकि देख सकें सॉर्टेड लिस्ट कैसी दिखती है। नेक्स्ट इज प्रिंट नंबर्स, और साथ ही हम ओरिजिनल नंबर लिस्ट को भी प्रिंट कर रहे हैं ताकि कंफर्म हो सके कि वो चेंज हुई है या नहीं। और हमें आउटपुट मिलता है 1 3 4 5 7 9। ये रिजल्ट का आउटपुट है। देखिए सारे नंबर्स अब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गए हैं 1 से लेके 9 तक। और नेक्स्ट आउटपुट हमें मिलेगा 5 3 4 7 9 1। और ये ओरिजिनल नंबर लिस्ट का आउटपुट है जो बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने शुरू में बनाई थी। इससे प्रूव होता है कि सॉर्टेड फंक्शन ओरिजिनल लिस्ट को टच नहीं करता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम फंक्शन। इट रिटर्न्स द सम ऑफ न्यूमेरिक एलिमेंट्स। सम फंक्शन लिस्ट के अंदर के सारे न्यूमेरिक एलिमेंट्स को ऐड करके उनका टोटल रिटर्न करता है। नंबर्स इज इक्वल टू 10 20 30 एंड 40। यहाँ हमने एक नई लिस्ट बनाई है और नंबर्स नाम से, जिसमें 4 नंबर हैं 10 20 30 और 40। नेक्स्ट है प्रिंट सम ऑफ नंबर्स। हम सम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और इस लिस्ट का टोटल निकाल रहे हैं जिसका आउटपुट हमें 100 मिलेगा, क्योंकि 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 ये सब ऐड करने पे टोटल आता है 100, इसीलिए आउटपुट है 100। अब नेक्स्ट है इन सारे बिल्ट इन लिस्ट फंक्शंस का एक समरी टेबल जिसमें ऑल चेक्स इफ ऑल एलिमेंट्स आर ट्रूथी। ऑल फंक्शन ये चेक करता है कि लिस्ट के सारे एलिमेंट्स ट्रूथी हैं या नहीं। नेक्स्ट है एनी चेक्स इफ एटलीस्ट वन एलिमेंट इज ट्रूथी। एनी फंक्शन ये चेक करता है कि लिस्ट में कम से कम एक एलिमेंट ट्रूथी है या नहीं। नेक्स्ट है इन्यूमरेट जनरेट्स इंडेक्स कॉमा वैल्यू पेयर्स। इन्यूमरेट फंक्शन हर एलिमेंट के साथ उसका इंडेक्स नंबर अटैच करके पेयर्स जनरेट करता है। नेक्स्ट है लेंथ नंबर ऑफ एलिमेंट्स। लेंथ फंक्शन बताता है कि लिस्ट में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं। मैक्स लार्जेस्ट एलिमेंट। मैक्स फंक्शन लिस्ट का सबसे बड़ा एलिमेंट रिटर्न करता है। मिन स्मॉलेस्ट एलिमेंट। मिन फंक्शन लिस्ट का सबसे छोटा एलिमेंट रिटर्न करता है। सॉर्टेड रिटर्न्स अ न्यू सॉर्टेड लिस्ट। सॉर्टेड फंक्शन एक नई सॉर्टेड लिस्ट रिटर्न करता है ओरिजिनल लिस्ट को चेंज किए बिना। सम ऑफ न्यूमेरिक एलिमेंट्स। सम फंक्शन सारे न्यूमेरिक एलिमेंट्स का टोटल ऐड करके रिटर्न करता है। अब ये लास्ट था। ये टेबल आपके लिए एक क्विक रेफरेंस गाइड की तरह काम करेगा। जब भी कंफ्यूजन हो कि कौन सा फंक्शन क्या करता है, इस टेबल को देख लेना।
अब हम बात करेंगे लिस्ट के मेथड्स के बारे में। पहला मेथड है अपेंड मेथड। अपेंड एड्स वन आइटम एट द एंड ऑफ द लिस्ट। अब हम लिस्ट के मेथड्स पे आ रहे हैं। फंक्शंस और मेथड में फ़र्क क्या होता है कि मेथड हमेशा किसी ऑब्जेक्ट के साथ डॉट नोटेशन से कॉल होता है। अपेंड मेथड लिस्ट के एंड में सिर्फ एक सिंगल आइटम ऐड करता है। इट मॉडिफाइड्स द ओरिजिनल लिस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि अपेंड ओरिजिनल लिस्ट को डायरेक्टली मॉडिफाई करता है। ये सॉर्टेड की तरह नई लिस्ट रिटर्न नहीं करता, इसीलिए अपेंड का कोई रिटर्न वैल्यू यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। इसका सिंटेक्स है लिस्ट डॉट अपेंड आइटम। इसकी सिंटेक्स बहुत सिंपल है। जिस लिस्ट में ऐड करना है उसके नाम के आगे डॉट लगाओ, फिर अपेंड लिखो और ब्रैकेट के अंदर वो आइटम लिखो जो ऐड करना है। x इज इक्वल टू ABCD। यहाँ हमने x नाम की लिस्ट बनाई है जिसमें 4 लेटर्स हैं ABCD। x डॉट अपेंड E। अब हम अपेंड मेथड कॉल कर रहे हैं, उसमें E पास कर रहे हैं। ये E को लिस्ट के बिल्कुल एंड में ऐड कर देगा। नेक्स्ट है प्रिंट x। अब हम अपडेटेड लिस्ट x को प्रिंट कर रहे हैं जिसका आउटपुट आ जाएगा ABCDE। देखिए E लिस्ट को एंड में ऐड किया गया है, तो अपेंड बस एक ही काम करता है, जो भी आइटम दिया जाए उसे लिस्ट के सबसे एंड में डाल दो। अब अपेंड का एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट डिस्कस करते हैं। If you append another list, that entire list is added as one element. ये एक बहुत कॉमन कन्फ्यूजन पॉइंट है जो बिगनर्स को होता है। अगर आप अपेंड के अंदर एक पूरी लिस्ट पास करते हो तो पाइथन उस पूरी लिस्ट को एक सिंगल एलिमेंट की तरह ट्रीट करेगा, इंडिविजुअल एलिमेंट्स की तरह नहीं। x डॉट अपेंड 1, 2, 3। यहाँ हम हमारी पुरानी लिस्ट x में अपेंड यूज़ करके एक नई लिस्ट 1, 2, 3 ऐड कर रहे हैं। रिजल्ट आएगा ABCDE देन 1, 2, 3। देखिए रिजल्ट में क्या हुआ है। 1, 2, 3 एक पूरे का पूरा एक सिंगल एलिमेंट बन के लिस्ट के एंड में ऐड हो गया है, जैसे वो एक नेस्टेड लिस्ट हो। ये नंबर्स 1, 2, 3 अलग अलग एलिमेंट्स की तरह ऐड नहीं हुए, बल्कि पूरी लिस्ट एक ही यूनिट की तरह गई। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्सटेंड मेथड। एक्सटेंड एड्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ एन आइट्रेबल टू द एंड ऑफ द लिस्ट। अब इसको कंपेयर करिए एक्सटेंड मेथड से। एक्सटेंड मेथड भी लिस्ट के एंड में डेटा ऐड करता है, लेकिन ये फ़र्क से करता है। ये पास किए गए आइट्रेबल के अंदर से हर एलिमेंट को इंडिविजुअली निकाल कर लिस्ट में डाल देता है, पूरी चीज़ को एक यूनिट की तरह नहीं। इट मॉडिफाइज द ओरिजिनल लिस्ट। एक्सटेंड भी अपेंड की तरह ओरिजिनल लिस्ट को ही डायरेक्टली मॉडिफाई करता है। इसका सिंटेक्स है लिस्ट डॉट एक्सटेंड आइट्रेबल। इसकी सिंटेक्स भी हम लिस्ट के नाम के आगे डॉट लगाकर एक्सटेंड लिखते हैं और ब्रैकेट्स के अंदर कोई भी आइट्रेबल पास कर सकते हैं, जैसे लिस्ट, टपल या स्ट्रिंग। अब हम देखते हैं एक एग्जाम्पल। x इज इक्वल टू A, B, C। यहाँ हमने एक नई लिस्ट बनाई है x जिसमें 3 लेटर्स हैं ABC। x डॉट एक्सटेंड 1, 2, 3। अब हम एक्सटेंड मेथड कॉल कर रहे हैं और उसमें 1, 2, 3 पास कर रहे हैं। देन प्रिंट x। रिजल्ट देखने के लिए हम x को प्रिंट कर रहे हैं जिसका आउटपुट होगा ABC 1, 2, 3। देखिए अब 1, 2, 3 अलग अलग इंडिविजुअल एलिमेंट की तरह लिस्ट में ऐड हो गए हैं, कोई नेस्टेड लिस्ट नहीं बनी। ये ही बेसिक फ़र्क है अपेंड और एक्सटेंड में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अपेंड वर्सेस एक्सटेंड। x इज इक्वल टू 1, 2। चलिए एक साइड बाई साइड कंपैरिजन देखते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट परमानेंटली क्लियर हो जाए। पहले हमने एक लिस्ट बनाई है x इज इक्वल टू 1, 2। x डॉट अपेंड 3, 4। अब हम अपेंड यूज़ करके 3, 4 ऐड कर रहे हैं। नेक्स्ट लाइन में है हैश 1, 2, 3, 4। देखिए कमेंट में दिया गया है रिजल्ट 3, 4 एक सिंगल नेस्टेड लिस्ट एलिमेंट बन के गया है। अब हमारी लिस्ट में टोटल 3 एलिमेंट्स हैं 1, 2 और 3, 4। x इज इक्वल टू 1, 2। अब हम दोबारा लिस्ट को रीसेट कर रहे हैं x इज इक्वल टू 1, 2 से। x डॉट एक्सटेंड 3, 4।
इस बार हम एक्सटेंड यूज़ कर रहे हैं वही 3 4 के साथ। नेक्स्ट लाइन में हैश 1 2 3 4। अब देखिए इस बार रिजल्ट कितना अलग है। अब लिस्ट में 4 इंडिविजुअल एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4, कोई नेस्टिंग नहीं हुई है। तो याद रखिए जब भी आपको एक लिस्ट के एलिमेंट को दूसरी लिस्ट में इंडिविजुअली मर्ज करना हो, एक्सटेंड यूज़ करना पड़ेगा, और जब आपको पूरी लिस्ट या कोई भी ऑब्जेक्ट एक सिंगल एलिमेंट की तरह ऐड करना हो, तब अपेंड यूज़ करना पड़ेगा। Insert method. Insert adds an element at a specified index. Insert method हमें फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि हम एलिमेंट को लिस्ट में कहीं भी किसी भी स्पेसिफिक पोजीशन पे ऐड कर सकें, सिर्फ एंड में ही नहीं। इसकी सिंटेक्स में 2 पैरामीटर्स होते हैं। पहला पैरामीटर वो इंडेक्स है जहां आप एलिमेंट डालना चाहते हैं, और दूसरा पैरामीटर वो आइटम है जो आप डालना चाहते हैं। नेक्स्ट लाइन में रिटन है x इज इक्वल टू ए बी सी। यहाँ हमने एक लिस्ट बनाई है 3 एलिमेंट्स के साथ ए बी सी। एक्स डॉट इंसर्ट 1 कॉमा पाइथन। हम इंसर्ट मेथड कॉल कर रहे हैं और बता रहे हैं कि इंडेक्स 1 पे पाइथन वर्ड इंसर्ट करना है। याद रहे इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, इसीलिए इंडेक्स 1 का मतलब है दूसरा पोजीशन। नेक्स्ट है प्रिंट एक्स। चलिए रिजल्ट देखते हैं प्रिंट करके। इसका आउटपुट आएगा a कॉमा पाइथन कॉमा b कॉमा c। अब पाइथन वर्ड इंडेक्स 1 पे इंसर्ट हो गया है, मतलब a के बाद और b से पहले बाकी सारे एलिमेंट्स अपने आप शिफ्ट हो गए हैं आगे की तरफ, ताकि नई वैल्यू के लिए जगह बने। अब नेक्स्ट मेथड है रिमूव मेथड। रिमूव्स द फर्स्ट अकरेंस ऑफ द स्पेसिफाइड वैल्यू। रिमूव मेथड हमें वैल्यू के बेसिस पर एलिमेंट हटाने देता है, इंडेक्स के बेसिस पे नहीं। अगर लिस्ट में वो वैल्यू मल्टीपल बार है तो रिमूव सिर्फ पहली अकरेंस को ही हटाएगा। इट मॉडिफाइड्स द ओरिजिनल लिस्ट। ये भी ओरिजिनल लिस्ट को डायरेक्टली मॉडिफाई करता है। रेजेस वैल्यू एरर इफ द वैल्यू इज नॉट प्रेजेंट। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप जो वैल्यू रिमूव करना चाहते हैं वो लिस्ट में एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो पाइथन एक एरर थ्रो करेगा जिसका नाम है वैल्यू एरर। इसीलिए रिमूव यूज़ करने से पहले कन्फर्म कर लेना चाहिए कि वैल्यू लिस्ट में है या नहीं, वरना प्रोग्राम क्रैश हो सकता है। इसका सिंटेक्स है लिस्ट डॉट रिमूव वैल्यू। सिंटेक्स सिंपल है, लिस्ट के नाम के आगे डॉट फिर रिमूव और ब्रैकेट्स में वो वैल्यू जो हटानी है। x इज इक्वल टू 10 20 30 20। यहाँ हमने एक लिस्ट बनाई है जिसमें 20 2 बार आ रहा है, पोजीशन 2 पे और पोजीशन 4 पे। x डॉट रिमूव 20। हम रिमूव मेथड कॉल कर रहे हैं 20 वैल्यू के साथ। देन प्रिंट x। रिजल्ट चेक करते हैं। इसका आउटपुट होगा 10 30 20। सिर्फ पहला 20 हटा है, दूसरे 20 को लिस्ट के एंड में, जो लिस्ट के एंड में था वो अभी भी लिस्ट में मौजूद है। ओनली द फर्स्ट 20 इज रिमूव्ड। ये लाइन क्लियरली कंफर्म कर रही है कि रिमूव सिर्फ पहली अकरेंस को टारगेट करता है, सारी अकरेंस को नहीं। अब नेक्स्ट मेथड है पॉप मेथड। रिमूव्स एंड रिटर्न्स एन एलिमेंट। पॉप मेथड एक स्पेशल मेथड है क्योंकि ये 2 काम एक साथ करता है। एलिमेंट को लिस्ट से हटाता भी है और उस हटाए गए एलिमेंट को रिटर्न भी करता है, जिसे हम किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। पॉप विदाउट एन इंडेक्स रिमूव्स द लास्ट एलिमेंट। अगर हम पॉप को बिना किसी इंडेक्स दिए कॉल करें तो ये बाय डिफ़ॉल्ट लिस्ट के सबसे लास्ट एलिमेंट को रिमूव कर देगा। पॉप इंडेक्स रिमूव्स द एलिमेंट एट द स्पेसिफाइड इंडेक्स। लेकिन अगर हम एक स्पेसिफिक इंडेक्स नंबर पास करें तो पॉप उस पर्टिकुलर पोजीशन वाले एलिमेंट को रिमूव करेगा। एन इनवैलिड इंडेक्स रेजेस इंडेक्स एरर। अगर आप कोई ऐसा इंडेक्स दोगे जो लिस्ट में एग्जिस्ट ही नहीं करता, जैसे अगर लिस्ट में सिर्फ 4 एलिमेंट्स हैं और आप इंडेक्स 10 मांगते हो, तो पाइथन एक इंडेक्स एरर थ्रो करेगा। x इज इक्वल टू a, b, c, d। यहाँ हमने 4 एलिमेंट्स की लिस्ट बनाई है। आइटम इज इक्वल टू एक्स डॉट पॉप 2। हम पॉप मेथड कॉल कर रहे हैं इंडेक्स 2 के साथ, और जो भी एलिमेंट रिमूव होगा उसे हम आइटम नाम के वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। नेक्स्ट है प्रिंट आइटम। पहले हम देखते हैं कि आइटम वेरिएबल में क्या वैल्यू स्टोर हुई। देन प्रिंट एक्स।
फिर हम अपडेटेड लिस्ट x को भी प्रिंट करते हैं। आउटपुट इज सी। इंडेक्स 2 पे क्या था? लिस्ट थी ए बी सी डी। इंडेक्स 0 पे ए, इंडेक्स 1 पे बी और इंडेक्स 2 पे सी और इंडेक्स 3 पे डी। तो इंडेक्स 2 पे सी था, इसीलिए इंडेक्स में सी स्टोर हुआ। तो हमारा आउटपुट आ जाएगा ए बी डी। अब लिस्ट में एक्स में सिर्फ 3 एलिमेंट्स बचे हैं, सी रिमूव हो गया है विदाउट, नेक्स्ट लाइन में है विदाउट इंडेक्स। अब देखते हैं बिना इंडेक्स दिए पॉप कैसे बिहेव करता है। आइटम इज इक्वल टू एक्स डॉट पॉप। यहाँ हमने ब्रैकेट खाली छोड़ा है, कोई इंडेक्स नहीं दिया। रिमूव्स एंड रिटर्न्स द लास्ट एलिमेंट, इसीलिए ये बाय डिफ़ॉल्ट लिस्ट के सबसे लास्ट एलिमेंट को रिमूव करके रिटर्न कर देगा। ये बिहेवियर खासकर तब यूज़फुल होता है जब आप स्टैक डेटा स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंट करना चाहते हो जिसमें लास्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर होता है। अब नेक्स्ट मेथड है काउंट मेथड। इट रिटर्न्स द नंबर ऑफ टाइम्स अ स्पेसिफाइड एलिमेंट अकर्स इन अ लिस्ट। काउंट मेथड हमें बताता है कि कोई पर्टिकुलर वैल्यू लिस्ट में कितनी बार रिपीट हुई है। इसका सिंटेक्स है लिस्ट डॉट काउंट एलिमेंट। इसकी सिंटेक्स में बस एक पैरामीटर होता है, वो एलिमेंट जिसका काउंट करना है। x इज इक्वल टू ए बी ए सी ए। यहाँ हमने एक लिस्ट बनाई है जिसमें a 3 बार रिपीट हो रहा है और b और c एक एक बार। प्रिंट x डॉट काउंट a। हम काउंट मेथड कॉल कर रहे हैं a के साथ ताकि पता चले a कितनी बार लिस्ट में है, जिसका आउटपुट 3 मिलेगा क्योंकि a लिस्ट में 3 बार अपीयर होता है, पोजीशन 0, पोजीशन 2 और पोजीशन 4 पे, इसीलिए आउटपुट 3 है। ये मेथड बहुत यूज़फुल है जब आपको डेटा एनालिसिस करते वक्त फ्रीक्वेंसी काउंट करनी हो, जैसे कोई वर्ड कितनी बार आया या कोई नंबर कितनी बार रिपीट हुआ। अब हमारा नेक्स्ट मेथड है सॉर्ट मेथड। सॉर्ट्स द एलिमेंट्स ऑफ अ लिस्ट इन प्लेस। सॉर्ट मेथड और सॉर्टेड फंक्शन में एक बड़ा फ़र्क है। सॉर्टेड एक नई लिस्ट रिटर्न करता है, लेकिन सॉर्ट ओरिजिनल लिस्ट को इन प्लेस सॉर्ट करता है, मतलब वही लिस्ट डायरेक्टली मॉडिफाई हो जाती है, कोई नई लिस्ट नहीं बनती है। बाय डिफ़ॉल्ट एलिमेंट्स आर सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर। अगर आप कुछ एडिशनल पैरामीटर ना दो तो सॉर्ट बाय डिफ़ॉल्ट एलिमेंट्स को छोटे से बड़े ऑर्डर में, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देता है। इट मॉडिफाइड्स द ओरिजिनल लिस्ट। इसको फिर से एम्फेसाइज कर रहे हैं, सॉर्ट ओरिजिनल लिस्ट को ही परमानेंटली चेंज कर देता है। असेंडिंग ऑर्डर। चलिए असेंडिंग ऑर्डर का एग्जांपल लेते हैं। नंबर्स इज इक्वल टू 5 2 8 1 3। यहाँ हमने एक अनसॉर्टेड लिस्ट बनाई है। नंबर्स डॉट सॉर्ट, हम सॉर्ट मेथड कॉल कर रहे हैं बिना किसी पैरामीटर के। प्रिंट नंबर्स। अब इसका रिजल्ट देखते हैं जिसका आउटपुट आएगा 1 2 3 5 8। नंबर्स अब सबसे छोटे से सबसे बड़े ऑर्डर में अरेंज हो गए हैं और ये ओरिजिनल नंबर लिस्ट ही है जो चेंज हुई है। डिसेंडिंग ऑर्डर। अब हमें रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट करना हो, मतलब बड़े से छोटे, तो ये कैसे करते हैं देखते हैं। नंबर्स डॉट सॉर्ट रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू। हम सॉर्ट मेथड में एक एक्स्ट्रा पैरामीटर पास कर रहे हैं, रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू। ये पाइथन को बताता है कि डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर की जगह डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करो। प्रिंट नंबर्स। फिर रिजल्ट से प्रिंट कर रहे हैं, आउटपुट आएगा 8 5 3 2 1। अब देखिए नंबर्स डिसेंडिंग ऑर्डर में है, सबसे बड़े से सबसे छोटे तक। इसका सिंटेक्स है लिस्ट डॉट सॉर्ट की इज इक्वल टू नन, कॉमा रिवर्स इज इक्वल टू फॉल्स। ये पूरी सिंटेक्स है सॉर्ट मेथड की। इसमें 2 ऑप्शनल पैरामीटर हैं की जिससे हम कस्टम सॉर्टिंग लॉजिक दे सकते हैं, जैसे लेंथ के बेसिस पे या किसी और क्राइटेरिया के बेसिस पे सॉर्ट करना, और रिवर्स जिसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉल्स होता है, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर ही होगा जब तक आप एक्सप्लिसिटली ट्रू ना करें। अब हमारा नेक्स्ट मेथड है रिवर्स मेथड। इट रिवर्स द करंट ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स। रिवर्स मेथड एक और कॉमनली कंफ्यूज होने वाला मेथड है। ये लिस्ट के एलिमेंट्स का करंट ऑर्डर सिंपली उल्टा कर देता है। जो लास्ट में था वो फर्स्ट बन जाता है और जो फर्स्ट में था वो लास्ट बन जाता है।
इट मॉडिफाइज द ओरिजिनल लिस्ट, ये भी ओरिजिनल लिस्ट को डायरेक्टली मॉडिफाई करता है. इट डज नॉट सॉर्ट द लिस्ट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बिगनर्स गलत समझ लेते हैं. रिवर्स सॉर्टिंग नहीं करता, ये सिर्फ करंट ऑर्डर को उल्टा करता है. अगर लिस्ट ऑलरेडी अनसॉर्टेड है तो रिवर्स के बाद भी वो सॉर्टेड नहीं होगी, बस ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा. x इज इक्वल टू ए बी सी डी, यहाँ हमने एक लिस्ट बनाई है जो ऑलरेडी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है. x डॉट रिवर्स, हम रिवर्स मेथड कॉल कर रहे हैं. देन प्रिंट x, रिजल्ट देखते हैं. आउटपुट आएगा डी सी बी ए. देखिए ऑर्डर बिल्कुल उल्टा हो गया है, जो ए पहले था वो लास्ट में है और जो डी लास्ट में था वो पहले है. अब नेक्स्ट मेथड के बारे में बात करते हैं जो कि है कॉपी मेथड. इट क्रिएट्स अ शैलो कॉपी ऑफ अ लिस्ट. कॉपी मेथड लिस्ट का एक शैलो कॉपी बनाता है. शैलो कॉपी का मतलब होता है टॉप लेवल एलिमेंट्स की कॉपी बनाना. लेकिन अगर लिस्ट के अंदर कोई नेस्टेड ऑब्जेक्ट है तो उस नेस्टेड ऑब्जेक्ट का रेफरेंस ही शेयर होता है. हम अभी इस टॉपिक में ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, लेकिन बेसिक लेवल पे समझ लीजिए कि एक नया इंडिपेंडेंट लिस्ट ऑब्जेक्ट बनाता है. द न्यू आउटर लिस्ट इज़ अ डिफरेंट ऑब्जेक्ट. ये इम्पॉर्टेंट है, जो नई लिस्ट बनती है वो मेमोरी में अलग इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट होती है, ओरिजिनल लिस्ट से बिल्कुल सेपरेट. x इज इक्वल टू ए बी सी, यहाँ हमने एक लिस्ट बनाई है 3 एलिमेंट्स के साथ. y इज इक्वल टू एक्स डॉट कॉपी, हम x की कॉपी बना रहे हैं और उसे y नाम के वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं. प्रिंट y, चलिए y को प्रिंट करके देखते हैं. प्रिंट x इज y, और यहाँ हम इस ऑपरेटर को यूज़ कर रहे हैं, जो चेक करता है कि x और y दोनों सेम मेमोरी लोकेशन मतलब सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं या नहीं. आउटपुट ए बी सी, y में वही एलिमेंट्स हैं जो x में हैं, लेकिन इसका आउटपुट आएगा फॉल्स. और x इज y का रिजल्ट फॉल्स आया, मतलब x और y दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, भले ही उनकी वैल्यूज सेम है. अगर हमने y इज इक्वल टू एक्स लिखा होता तो x इज y ट्रू आता, क्योंकि तब दोनों सेम ऑब्जेक्ट को रिफ़र करते. अब नेक्स्ट मेथड है क्लियर मेथड. इट रिमूव्स ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम द लिस्ट. क्लियर मेथड एक सिंपल मेथड है जो लिस्ट के सारे एलिमेंट्स एक साथ रिमूव कर देता है. द लिस्ट स्टिल एग्जिस्ट बट बिकम्स एम्प्टी. ये इम्पॉर्टेंट है समझना, क्लियर लिस्ट को डिलीट नहीं करता. लिस्ट वेरिएबल अभी भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसके अंदर का डेटा खाली हो जाता है, मतलब एक एम्प्टी लिस्ट बन जाता है. x इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, यहाँ हमने 5 नंबर्स की लिस्ट बनाई. x डॉट क्लियर, हम क्लियर मेथड कॉल कर रहे हैं. देन प्रिंट x, रिजल्ट प्रिंट कर रहे हैं. आउटपुट है एम्प्टी लिस्ट. देखिए अब x एक खाली लिस्ट बन गया है, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर कुछ भी नहीं है. ये मेथड यूज़फुल है जब आपको लिस्ट का डेटा रीसेट करना हो बिना नए वेरिएबल बनाए. अब नेक्स्ट है टपल असाइनमेंट इन पाइथन. Tuple assignment allows multiple variables to be assigned multiple values in a single statement. अब हम टपल्स की तरफ मूव करते हैं. टपल असाइनमेंट एक बहुत पावरफुल फीचर है पाइथन का, जिसमें हम एक ही लाइन में मल्टीपल वैल्यूज़ को मल्टीपल वैल्यूज़ असाइन कर सकते हैं. अलग अलग लाइंस लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती. इट इज़ ऑल्सो नोन एज टपल अनपैकिंग. इसको टपल अनपैकिंग भी कहा जाता है क्योंकि हम एक टपल के अंदर पैक्ड वैल्यूज़ को अनपैक करके इंडिविजुअल वेरिएबल्स में डाल रहे होते हैं. द वैल्यूज़ फ्रॉम द टपल आर असाइन टू वेरिएबल्स अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशंस. ये असाइनमेंट पोजीशन के बेसिस पे होता है, मतलब टपल का पहला एलिमेंट पहले वेरिएबल में जाता है, दूसरा एलिमेंट दूसरे वेरिएबल में, और इस तरह आगे भी. टपल 1 इज इक्वल टू पाइथन इज फन. यहाँ हमने एक टपल बनाया है 3 स्ट्रिंग्स के साथ. पहला है पाइथन, दूसरा है इज और लास्ट है फन. वेरिएबल 1, वेरिएबल 2 एंड वेरिएबल 3 इज इक्वल टू टपल 1. अब देखिए ये मैजिक लाइन, हमने 3 वेरिएबल 1, वेरिएबल 2 और वेरिएबल 3 को एक साथ टपल 1 से असाइन कर दिया है. पाइथन ऑटोमेटिकली हर पोजीशन की वैल्यू को करस्पॉन्डिंग वेरिएबल में डाल देता है. नेक्स्ट है प्रिंट var1.
अब हम var1 प्रिंट कर रहे हैं, देन प्रिंट var2, फिर var2 प्रिंट कर रहे हैं, देन आखिर में var3 प्रिंट कर रहे हैं और इसका आउटपुट आएगा पहले का पाइथन। वेरिएबल 1 में टपल का पहला एलिमेंट पाइथन गया है, इसीलिए आउटपुट मिला है पाइथन। नेक्स्ट आउटपुट में मिलेगा इज, वेरिएबल 2 में दूसरा एलिमेंट इज गया है, इसीलिए आउटपुट इज मिला है। तीसरा आउटपुट रहेगा फन, और वेरिएबल 3 में तीसरा एलिमेंट फन गया है, इसीलिए आउटपुट मिलेगा फन। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखिए, जितने वेरिएबल्स आप लेफ्ट साइड पे लिख रहे हो उतने ही एलिमेंट्स टपल में होने चाहिए, वरना पाइथन एरर देगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्वैपिंग वैल्यूज यूजिंग टपल असाइनमेंट। पाइथन अलाउज टू वेरिएबल टू बी स्वैप्ड विदाउट यूजिंग अ टेम्परेरी वेरिएबल। ये पाइथन का एक बहुत एलिगेंट फीचर है। दूसरी लैंग्वेजेस में जैसे सी या जावा में दो वेरिएबल्स के वैल्यू स्वैप करने के लिए आपको एक थर्ड टेम्परेरी वेरिएबल की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन पाइथन में टपल असाइनमेंट की वजह से हम बिना किसी टेम्परेरी वेरिएबल के डायरेक्ट स्वैप कर सकते हैं। a इज इक्वल टू 20, यहाँ हमने एक वेरिएबल a बनाया है जिसकी वैल्यू है 20, b इज इक्वल टू 50 और एक वेरिएबल b बनाया है जिसकी वैल्यू है 50। a कॉमा b इज इक्वल टू b कॉमा a, ये रही वो मैजिक लाइन। राइट साइड पे पाइथन पहले एक टेम्परेरी टपल बनाता है b कॉमा a की करंट वैल्यूज के साथ, मतलब 50 कॉमा 20, और फिर उसके लेफ्ट साइड के a कॉमा b में अनपैक कर देता है। इससे a को b की पुरानी वैल्यू मिल जाती है और b को a की पुरानी वैल्यू मिल जाती है। देन प्रिंट a कॉमा b। चलिए इसका रिजल्ट देखते हैं। इसका रिजल्ट आएगा 50 एंड 20। देखिए वैल्यूज स्वैप हो गई हैं। अब a की वैल्यू 50 है जो पहले b की थी, और b की वैल्यू 20 है जो पहले a की थी। वर्किंग, चलिए इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। बिफोर a इज इक्वल टू 20, b इज इक्वल टू 50। स्वैपिंग से पहले a की वैल्यू 20 थी और b की वैल्यू 50 थी। a कॉमा b इज इक्वल टू b कॉमा a, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है आफ्टर a इज इक्वल टू 50, b इज इक्वल टू 20, और स्वैपिंग के बाद a की वैल्यू 50 हो जाती है और b की वैल्यू 20 हो जाती है। ये एक बहुत ही नीट और क्लीन तरीका है वेरिएबल स्वैप करने का, और इंटरव्यूज में ये ट्रिक अक्सर पूछी जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सेसिंग एलिमेंट्स इन टपल्स। टपल एलिमेंट्स आर एक्सेस्ड यूजिंग इंडेक्सिंग। जैसे हमने लिस्ट में इंडेक्सिंग यूज़ की थी एलिमेंट्स एक्सेस करने के लिए, वैसे ही टपल में भी इंडेक्सिंग यूज़ होती है। इंडेक्सिंग स्टार्ट्स फ्रॉम ज़ीरो, और जैसे लिस्ट में था वैसे ही टपल में भी इंडेक्सिंग ज़ीरो से स्टार्ट होती है। पहला एलिमेंट इंडेक्स 0 पे होता है, दूसरा इंडेक्स 1 पे, और इस तरह आगे भी। बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंडेक्सिंग आर सपोर्टेड। टपल पॉजिटिव इंडेक्सिंग जैसे 0, 1, 2 और नेगेटिव इंडेक्सिंग जैसे -1, -2, -3 दोनों सपोर्ट करता है। टपल 1 इज इक्वल टू हाई, हेलो, 55 एंड 66। यहाँ हमने एक टपल बनाया है जिसमें मिक्स्ड डेटा टाइप हैं, 2 स्ट्रिंग और 2 नंबर। देन प्रिंट टपल 1 एट इंडेक्स 0। हम टपल के इंडेक्स 0 वाले एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं। देन प्रिंट टपल 1, 2। यहाँ हम इंडेक्स 2 वाले एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं, जिसका आउटपुट हमें पहले का मिलेगा हाई। इंडेक्स 0 पे हाई है इसीलिए ये प्रिंट होगा। नेक्स्ट हमें मिलेगा 55, इंडेक्स 2 पे 55 है इसीलिए प्रिंट होगा 55। नेक्स्ट रिटर्न है इंडेक्स रिप्रेजेंटेशन। चलिए इस टपल को विजुअली समझते हैं। टपल हाई, हेलो, 55, 66, ये हमारे टपल के एलिमेंट्स हैं इन ऑर्डर। पॉजिटिव इंडेक्स है 0, 1, 2, 3। पॉजिटिव इंडेक्स लेफ्ट से राइट चलती है 0 से स्टार्ट होके। नेगेटिव इंडेक्स है -4, -3, -2, -1, और नेगेटिव इंडेक्सिंग राइट से लेफ्ट चलती है -1 से स्टार्ट होके, जो हमेशा लास्ट एलिमेंट को पॉइंट करता है। अब नेक्स्ट है नेगेटिव इंडेक्सिंग इन टपल्स। नेगेटिव इंडेक्सिंग एक्सेसेस एलिमेंट्स फ्रॉम द एंड ऑफ द टपल। नेगेटिव इंडेक्सिंग एक बहुत यूज़फुल फीचर है जब हमें टपल के एंड से एलिमेंट्स एक्सेस करना हो बिना उसकी टोटल लेंथ पता किए। -1 लास्ट एलिमेंट,
इंडेक्स -1 हमेशा टपल के सबसे लास्ट एलिमेंट को पॉइंट करता है। -2 सेकेंड लास्ट एलिमेंट। इंडेक्स -2 एंड से दूसरा एलिमेंट को पॉइंट करता है। -3 थर्ड लास्ट एलिमेंट और इंडेक्स -3 एंड से तीसरे एलिमेंट को पॉइंट करता है। इस तरह पैटर्न चलता रहता है। टपल 1 इज इक्वल टू हाई हेलो 55 66, वही पुराना टपल यूज कर रहे हैं। देन प्रिंट टपल -1, हम नेगेटिव इंडेक्स -1 यूज करके लास्ट एलिमेंट एक्सेस कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट लाइन में प्रिंट टपल 1 ऑफ -2 और -2 यूज करके सेकेंड लास्ट एलिमेंट एक्सेस कर रहे हैं। पहले का आउटपुट हमें मिलेगा 66, क्योंकि लास्ट एलिमेंट 66 है इसीलिए 66 प्रिंट हो जाएगा। और दूसरे का आउटपुट हमें 55 मिल रहा है, क्योंकि सेकेंड लास्ट एलिमेंट 55 है इसीलिए टपल 1 -2 से 55 प्रिंट होता है। नेगेटिव इंडेक्सिंग खासकर तब यूज़फुल होती है जब आपको पता ना हो कि लिस्ट या टपल की लेंथ कितनी है, लेकिन आपको एंड से एलिमेंट्स चाहिए हों। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ टपल्स। फर्स्ट है टपल्स आर इम्यूटेबल। ये टपल की सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और ये लिस्ट के सबसे बड़ा फ़र्क है। इम्यूटेबल का मतलब होता है एक बार बन जाने के बाद टपल के एलिमेंट्स को चेंज नहीं किया जा सकता। वंस क्रिएटेड टपल्स एलिमेंट कैन नॉट बी चेंज्ड, मतलब जब एक बार आपने टपल डिफाइन कर दिया तो आप उसके अंदर के किसी भी एलिमेंट की वैल्यू को मॉडिफाई, ऐड या डिलीट नहीं कर सकते। t इज इक्वल टू 10 20 30। यहाँ हमने एक टपल बनाया है 3 नंबर्स का। t0 इज इक्वल टू 100। अब हम ट्राई कर रहे हैं कि इंडेक्स 0 वाले एलिमेंट की वैल्यू को 100 से रिप्लेस करें, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने लिस्ट में करते थे। दिस रिजल्ट्स इन टाइप एरर। लेकिन टपल के केस में ये काम नहीं करेगा। पाइथन तुरंत एक टाइप एरर थ्रो करेगा क्योंकि टपल इम्यूटेबल है और उसके एलिमेंट्स को इस तरह चेंज नहीं किया जा सकता। अगर आपको वैल्यूज़ चेंज करनी है तो आपको लिस्ट यूज़ करना चाहिए, टपल नहीं। नेक्स्ट है इनवैलिड इंडेक्स। दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप एक ऐसा इंडेक्स एक्सेस करने की कोशिश करते हैं जो टपल में एग्जिस्ट ही नहीं करता तो एरर आता है। Accessing an index outside the valid range raises index error. Tuple index out of range. Python एक स्पेसिफिक एरर मैसेज देता है टपल इंडेक्स आउट ऑफ रेंज जब आप एक इनवैलिड आउट ऑफ रेंज इंडेक्स एक्सेस करते हो। t इज इक्वल टू 10 20 30। यहाँ हमारे पास 3 एलिमेंट्स का टपल है। इंडेक्स 0 1 और 2 वैलिड है। प्रिंट t ऑफ 5, लेकिन यहाँ हम इंडेक्स 5 एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करता क्योंकि टपल में सिर्फ 3 एलिमेंट्स हैं, मतलब वैलिड इंडेक्सेस सिर्फ 0 1 2 हैं। इसीलिए ये स्टेटमेंट इंडेक्स एरर थ्रो करेगा। ये दो प्रॉपर्टीज टपल को लिस्ट से डिफ्रेंशिएट करती हैं, इम्यूटेबिलिटी और स्ट्रिक्ट इंडेक्सिंग रूल्स। अब नेक्स्ट है बिल्ट इन फंक्शंस फॉर डिक्शनरीज। अब हम डिक्शनरीज की तरफ मूव करते हैं जो पाइथन का एक की वैल्यू पेयर बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर है। सबसे पहले देखते हैं जिप फंक्शन जो डिक्शनरीज बनाने में बहुत काम आता है। जिप कंबाइंस एलिमेंट्स फ्रॉम 2 और मोर आइट्रेबल्स। जिप फंक्शन 2 या उससे ज़्यादा आइट्रेबल्स जैसे लिस्ट को कंबाइन करता है, एक साथ जोड़ता है। इट क्रिएट्स एन आइट्रेटर ऑफ टपल्स। जिप का रिजल्ट एक आइट्रेटर होता है जिसमें टपल्स होते हैं। हर टपल में हर आइट्रेबल से एक एक करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होता है। इट इज़ कॉमनली यूज टू कंबाइन वन सीक्वेंस ऑफ कीज विद अनदर सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज़। प्रैक्टिकल यूज़ केस ये है कि अगर आपके पास 2 अलग लिस्ट्स हैं, एक कीज़ की एक वैल्यूज़ की, तो जिप उसको कंबाइन करके एक डिक्शनरी बनाने में हेल्प करता है। कीज़ इज़ इक्वल टू ABC। यहाँ हमने एक लिस्ट बनाई है जो हमारी फ्यूचर डिक्शनरीज़ की कीज़ बनेंगी। वैल्यूज़ इज़ इक्वल टू 1 2 3 और एक लिस्ट बनाई है जो वैल्यूज़ बनेगी। जिप इज़ इक्वल टू जिप कीज़ वैल्यूज़। हम जिप फंक्शन कॉल कर रहे हैं इन दोनों लिस्ट के साथ और रिज़ल्ट को जिप्ड नेम के वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। प्रिंट डिक्ट
zipped। अब हम zipped ऑब्जेक्ट को dict फंक्शन के अंदर रैप कर रहे हैं ताकि वो एक प्रॉपर डिक्शनरी में कन्वर्ट हो जाए और फिर उसे प्रिंट कर रहे हैं। आउटपुट A1, B2 और C3। देखिए डिक्शनरी बन गई है। A की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू 2 और C की वैल्यू 3। हर की अपनी करस्पॉन्डिंग पोजीशन वाली वैल्यू से पेयर हो गई है। अब इसकी वर्किंग को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। A प्लस 1 गिव्स A, 1। जिप पहली लिस्ट के पहले एलिमेंट A को दूसरी लिस्ट के पहले एलिमेंट 1 के साथ जोड़ के एक टपल बनाता है। B प्लस 2 गिव्स B, 2। इस तरह दूसरे पोजीशन वाले एलिमेंट्स B और 2 को जोड़ के एक टपल और बनता है। C प्लस 3 गिव्स C, 3 और तीसरे पोजीशन वाले एलिमेंट C और 3 को जोड़ के तीसरा टपल बनाते हैं। डिक्ट एट A1, B2 एंड C3। और जब इन तीनों टपल्स को डिक्ट फंक्शन के अंदर पास करते हैं तो पाइथन ऑटोमेटिकली हर टपल के पहले एलिमेंट को की और दूसरे एलिमेंट को वैल्यू बना देता है और एक कंप्लीट डिक्शनरी बन जाती है। अब नेक्स्ट स्लाइड में है ऑल। जैसे हमने लिस्ट के साथ ऑल फंक्शन देखा था वैसे ही डिक्शनरी के साथ भी ऑल फंक्शन काम करता है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट बिहेवियर के साथ। रिटर्न्स ट्रू इफ़ ऑल डिक्शनरी कीज़ आर ट्रूथी। डिक्शनरी के केस में ऑल फंक्शन डिक्शनरी के सारे कीज़ को चेक करता है, वैल्यूज़ को नहीं। अगर सारी कीज़ ट्रूथी हैं तो ट्रू रिटर्न करता है। डेटा इज़ इक्वल टू 1 पाइथन, 2 जावा एंड 3 C++। यहाँ हमने एक डिक्शनरी बनाई है जिसमें कीज़ हैं 1, 2, 3, तीनों नंबर्स हैं और तीनों नॉन ज़ीरो मतलब ट्रूथी हैं। प्रिंट ऑल डेटा। हम ऑल फंक्शन कॉल कर रहे हैं इस डिक्शनरी पे और आउटपुट होगा ट्रू, क्योंकि सारी कीज़ 1, 2, 3 ट्रूथी हैं, इसीलिए आउटपुट आएगा ट्रू। इफ़ अ फॉल्सी की सच एज 0 इज़ प्रेजेंट। अब देखते हैं कि क्या होता है अगर डिक्शनरी में कोई फॉल्सी की हो, जैसे 0। डेटा इज़ इक्वल टू 0 पाइथन, 1 जावा। यहाँ हमने एक नई डिक्शनरी बनाई है जिसमें एक की 0 है जो फॉल्सी है और दूसरी की 1 है जो ट्रूथी है। प्रिंट ऑल डेटा। हम फिर से ऑल फंक्शन कॉल कर रहे हैं और आउटपुट में हमें फॉल्स मिल रहा है, क्योंकि 0 की फॉल्सी है इसीलिए ऑल फंक्शन फॉल्स रिटर्न करता है, भले ही दूसरी की 1 ट्रूथी हो। याद रहे ऑल को डिक्शनरी की सारी कीज़ ट्रूथी चाहिए ट्रू रिटर्न करने के लिए। अब नेक्स्ट है एनी। रिटर्न्स ट्रू इफ़ एटलीस्ट 1 डिक्शनरी की इज़ ट्रूथी। एनी फंक्शन भी डिक्शनरी की कीज़ चेक करता है, लेकिन ये सिर्फ एक ट्रूथी की मिलने पर ही ट्रू रिटर्न कर देता है। डेटा इज़ इक्वल टू 0 पाइथन, 2 जावा। यहाँ इस डिक्शनरी में एक की 0 है जो फॉल्सी है और एक की 2 है जो ट्रूथी है। प्रिंट एनी डेटा। हम एनी फंक्शन कॉल कर रहे हैं, आउटपुट ट्रू आ रहा है, क्योंकि की ट्रूथी है इसीलिए एनी फंक्शन ट्रू रिटर्न कर देता है, भले ही एक की फॉल्सी हो। नेक्स्ट है लेंथ एंड सॉर्टेड। फर्स्ट है लेंथ। अब देखते हैं लेंथ फंक्शन डिक्शनरी के साथ कैसे काम करता है। इट रिटर्न्स द नंबर ऑफ की वैल्यू पेयर्स। डिक्शनरी के केस में लेंथ फंक्शन ये बताता है कि डिक्शनरी में टोटल कितने की वैल्यू पेयर्स हैं। डेटा इज़ इक्वल टू 1 पाइथन, 2 जावा, 3 C++। यहाँ हमारे पास 3 की वैल्यू पेयर्स की एक डिक्शनरी है। प्रिंट लेंथ ऑफ डेटा। हम लेंथ फंक्शन कॉल कर रहे हैं और आउटपुट हमें मिलेगा 3, क्योंकि डिक्शनरी में 3 की वैल्यू पेयर्स हैं, इसीलिए आउटपुट 3 आएगा। अब नेक्स्ट है सॉर्टेड। अब देखते हैं सॉर्टेड फंक्शन डिक्शनरी के साथ। रिटर्न्स अ न्यू सॉर्टेड लिस्ट ऑफ डिक्शनरी कीज़। डिक्शनरी पे सॉर्टेड अप्लाई करने से ये डिक्शनरी की सारी कीज़ को लेकर उन्हें सॉर्टेड ऑर्डर में एक नई लिस्ट बना के रिटर्न करता है। डेटा इज़ इक्वल टू 3 C++, 1 पाइथन एंड 2 जावा। यहाँ हमने एक डिक्शनरी बनाई है जिसमें कीज़ अनसॉर्टेड ऑर्डर में हैं 3, 1 और 2। प्रिंट सॉर्टेड डेटा। हम सॉर्टेड फंक्शन कॉल कर रहे हैं इस डिक्शनरी में और आउटपुट मिल रहा है 1, 2, 3।
देखिए आउटपुट एक लिस्ट है जिसमें कीज असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड हो गई हैं 1, 2 एंड 3। सॉर्टेड डज नॉट मॉडिफाई द ओरिजिनल डिक्शनरी। और एक बात फिर से याद दिलाते हैं, सॉर्टेड ओरिजिनल डिक्शनरी को चेंज नहीं करता, ये सिर्फ एक नई सॉर्टेड लिस्ट ऑफ कीज रिटर्न करता है। अब नेक्स्ट है आइटम्स मैथड। आइटम्स रिटर्न्स अ व्यू कंटेनिंग डिक्शनरी की वैल्यू पेयर्स एज टपल्स। आइटम्स मेथड डिक्शनरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। ये डिक्शनरी के हर की वैल्यू पेयर को एक टपल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है और इन सब टपल्स का एक व्यू ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। डेटा इज इक्वल टू नेम अंकित एज 20। यहाँ हमने एक डिक्शनरी बनाई है स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन के साथ नाम अंकित और एज 20। प्रिंट डेटा डॉट आइटम्स। हम आइटम्स मेथड कॉल कर रहे हैं इस डिक्शनरी पे। कॉन्सेप्चुअली कंटेन्स नेम अंकित एज 20। कॉन्सेप्चुअली इसका रिजल्ट ऐसे दिखेगा, एक कलेक्शन जिसमें दो टपल्स हैं। पहला टपल है नेम अंकित और दूसरा है एज 20। हर टपल में की पहले आती है और वैल्यू दूसरे पोजीशन पे। चलिए देखते हैं इसका सबसे कॉमन प्रैक्टिकल यूज केस। फॉर कीज वैल्यू इन डेटा डॉट आइटम्स। हम एक फॉर लूप लिख रहे हैं जिसमें हम डेटा डॉट आइटम्स पे आइटरेट कर रहे हैं और हर टपल को की और वैल्यू नाम के वेरिएबल में अनपैक कर रहे हैं। नेक्स्ट है प्रिंट की कॉमा वैल्यू। लूप के अंदर हम दोनों को प्रिंट कर रहे हैं। ये पैटर्न बहुत ही कॉमन है जब भी डिक्शनरी की सारी वैल्यूज़ और कीज़ एक साथ प्रोसेस करना चाहते हैं, जैसे लूप चला के प्रिंट करना या कोई कैलकुलेशन करना। नेक्स्ट है कीज एंड वैल्यूज मेथड। कीज रिटर्न्स अ व्यू कंटेनिंग ऑल डिक्शनरी कीज। कीज मेथड डिक्शनरी की सारी कीज का एक व्यू ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है वैल्यूज के बिना। डेटा इज इक्वल टू नेम रवि एज 21। यहाँ हमने एक डिक्शनरी बनाई है नाम रवि और एज 21 के साथ। प्रिंट डेटा डॉट कीज। हमने कीज मेथड कॉल कर रहे हैं कॉन्सेप्चुअली नेम कॉमा एज। इसका आउटपुट कॉन्सेप्चुअली कीज की लिस्ट जैसा दिखता है, नेम और एज। वैल्यूज रिटर्न्स अ व्यू कंटेनिंग ऑल डिक्शनरी वैल्यूज। इसी तरह वैल्यूज मेथड डिक्शनरी की सारी वैल्यूज का व्यू ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है कीज के बिना। नेक्स्ट है प्रिंट डेटा डॉट वैल्यूज। हम वैल्यूज मेथड कॉल कर रहे हैं कॉन्सेप्चुअली रवि कॉमा 21। इसका आउटपुट कॉन्सेप्चुअली वैल्यूज की लिस्ट जैसा दिखता है, रवि और 21। इन पाइथन 3 keys values and items return view object not actual list. Use list if you specifically need a list. ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टेक्निकल डिटेल है। पाइथन 3 में कीज़ वैल्यूज़ और आइटम्स तीनों मेथड एक्चुअली लिस्ट रिटर्न नहीं करते, बल्कि एक स्पेशल व्यू ऑब्जेक्ट रिटर्न करते हैं। ये व्यू ऑब्जेक्ट लाइव रखते हैं, मतलब अगर डिक्शनरी चेंज होती है तो व्यू भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। अगर आपको एक प्रॉपर पाइथन लिस्ट चाहिए, जैसे इंडेक्सिंग करने के लिए या किसी फंक्शन में लिस्ट एक्सपेक्ट हो रही है, तो आपको मैनुअली लिस्ट फंक्शन यूज़ करके कन्वर्ट करना पड़ेगा, जैसे लिस्ट डेटा डॉट कीज़। नेक्स्ट है सेट डिफ़ॉल्ट मेथड। Set default returns the value of a specified key if the key exists. Set default एक बहुत स्मार्ट मेथड है। अगर आप जो की चेक कर रहे हैं वो ऑलरेडी डिक्शनरी में है, तो ये मेथड उस की एग्जिस्टिंग वैल्यू रिटर्न कर देता है। If the key does not exist, it inserts the key with a default value. लेकिन अगर वो की एग्जिस्ट नहीं करती तो सेट डिफ़ॉल्ट उस की को डिक्शनरी में ऐड कर देता है, साथ में आपने जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी थी वो भी असाइन कर देता है। सिंटेक्स डिक्शनरी डॉट सेट डिफ़ॉल्ट की कॉमा डिफ़ॉल्ट वैल्यू। इसके सिंटेक्स में दो पैरामीटर होते हैं, पहला की जो चेक करनी है और दूसरा डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो यूज़ करनी है अगर की एग्जिस्ट नहीं करती। नेक्स्ट है स्टूडेंट इज़ इक्वल टू नेम रवि। यहाँ हमने एक डिक्शनरी बनाई है जिसमें सिर्फ नेम की है, एज की नहीं है।
स्टूडेंट डॉट सेट डिफ़ॉल्ट एज कॉमा 20। हम सेट डिफ़ॉल्ट कॉल कर रहे हैं एज की के साथ और डिफ़ॉल्ट वैल्यू 20 दे रहे हैं। नेक्स्ट है प्रिंट स्टूडेंट। चलिए रिजल्ट देखते हैं। इसका आउटपुट होगा नेम रवि कॉमा एज 20। देखिए क्योंकि एज की पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी इसीलिए वो डिक्शनरी में ऐड हो गई वैल्यू 20 के साथ। नेक्स्ट है इफ़ की ऑलरेडी एग्जिस्ट। अब देखते हैं क्या होता है अगर की ऑलरेडी डिक्शनरी में प्रेजेंट हो। स्टूडेंट डॉट सेट डिफ़ॉल्ट नेम कॉमा अंकित। हम नेम की पे सेट डिफ़ॉल्ट कॉल कर रहे हैं और डिफ़ॉल्ट वैल्यू अंकित दे रहे हैं, लेकिन नेम की तो ऑलरेडी डिक्शनरी में है, उसकी वैल्यू है रवि। द एग्जिस्टिंग वैल्यू रवि रिमेन्स अनचेंज्ड, इसीलिए रवि वही रहेगा और अंकित वाली वैल्यू यूज़ ही नहीं होगी। सेट डिफ़ॉल्ट सिर्फ तभी नया वैल्यू असाइन करता है जब की एग्जिस्ट ना करे। अगर की ऑलरेडी है तो ये उस की एग्जिस्टिंग वैल्यू को टच भी नहीं करता। नेक्स्ट है अपडेट मेथड। अपडेट एड्स की वैल्यू पेयर्स फ्रॉम अनदर डिक्शनरी और आइट्रेबल। अपडेट मेथड हमें एक डिक्शनरी में दूसरी डिक्शनरी का डेटा मर्ज करने देता है। एग्जिस्टिंग कीज़ आर अपडेटेड विद न्यू वैल्यूज़। अगर कोई की पहले से मौजूद है और अपडेट के थ्रू वही की फिर से आ रही है तो उसकी वैल्यू नए वैल्यू से रिप्लेस हो जाएगी। न्यू कीज़ आर एडेड टू द डिक्शनरी। और अगर कोई बिल्कुल नई की है जो पहले नहीं थी तो वो डिक्शनरी में ऐड हो जाती है। स्टूडेंट इज इक्वल टू नेम रवि एज 20। यहाँ हमने एक डिक्शनरी बनाई है दो कीज़ के साथ नेम और एज। स्टूडेंट डॉट अपडेट एज 21 सिटी दिल्ली। हम अपडेट मेथड कॉल कर रहे हैं, इसमें एक नई डिक्शनरी पास कर रहे हैं जिसमें एज की है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है और सिटी की है जो बिल्कुल नई है। नेक्स्ट है प्रिंट स्टूडेंट। चलिए इसका रिज़ल्ट देखते हैं जिसका आउटपुट है नेम रवि एज 21 सिटी दिल्ली। देखिए क्या हुआ, एज की वैल्यू 20 से 21 अपडेट हो गई क्योंकि एज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी और सिटी नाम की बिल्कुल नई की ऐड हो गई वैल्यू दिल्ली के साथ। नेम की को टच ही नहीं किया गया क्योंकि वो अपडेट डिक्शनरी में थी ही नहीं। नेक्स्ट की पॉइंट। चलिए इस मेथड का कोर लॉजिक एक लाइन में समझ लेते हैं। एग्जिस्टिंग की वैल्यू इज़ अपडेटेड। अगर की ऑलरेडी है तो सिर्फ उसकी वैल्यू अपडेट होती है। न्यू की वैल्यू पेयर इज़ एडेड। और अगर की नहीं है तो पूरा नया की वैल्यू पेयर डिक्शनरी में ऐड हो जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्रोजन सेट इन पाइथन। अब हम एक नए और बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे आ रहे हैं जो कि है फ्रोजन सेट। ये सेट का ही एक स्पेशल वर्जन है। अ फ्रोजन सेट इज़ अ इम्यूटेबल वर्जन ऑफ अ सेट। जैसे हमने टपल के बारे में सीखा था कि वो लिस्ट का इम्यूटेबल वर्जन है, वैसे ही फ्रोजन सेट का इम्यूटेबल वर्जन है। Once a frozen set is created, elements cannot be added, removed or changed. एक बार फ्रोज़न सेट बन जाने के बाद आप उसमें नए एलिमेंट्स ऐड नहीं कर सकते, पुराने एलिमेंट्स रिमूव नहीं कर सकते और किसी भी एलिमेंट को चेंज नहीं कर सकते। ये कम्प्लीटली लॉक्ड हो जाता है। नेक्स्ट, सिटीज़ इज इक्वल टू फ्रोज़न सेट हैदराबाद, बेंगलुरु, पुणे, कोची। यहाँ हमने एक फ्रोज़न सेट बनाया है फ्रोज़न सेट फंक्शन यूज़ करके और उसमें एक लिस्ट पास की गई है जिसमें 4 सिटीज़ के नाम हैं। नेक्स्ट है प्रिंट सिटीज़। हम सिटीज़ को प्रिंट कर रहे हैं, प्रिंट टाइप सिटीज़। और हम टाइप फंक्शन यूज़ करके ये भी चेक कर रहे हैं कि इसका डेटा टाइप क्या है। आउटपुट में मिलेगा फ्रोज़न सेट हैदराबाद, बेंगलुरु, पुणे, कोची। देखिए आउटपुट में फ्रोज़न सेट कीवर्ड भी दिख रहा है। ये कंफर्म करता है कि ये एक रेगुलर सेट नहीं है बल्कि फ्रोज़न सेट है और जैसे नॉर्मल सेट में होता है ऑर्डर गारंटीड नहीं होता है। आउटपुट क्लास फ्रोज़न सेट और टाइप फंक्शन कंफर्म करता है कि इसकी क्लास फ्रोज़न सेट है। अब नेक्स्ट है ट्राइंग टू मॉडिफाई इट।
चलिए अब देखते हैं क्या होता है अगर हम फ्रोज़न सेट को मॉडिफाई करने की कोशिश करें। cities डॉट ऐड लंडन, हम ट्राई कर रहे हैं कि ऐड मेथड यूज़ करके लंदन सिटी को फ्रोज़न सेट में ऐड करने की, जैसे हम नॉर्मल सेट में करते हैं। causes an error because a frozen set has no add method, लेकिन ये एरर देगा क्योंकि फ्रोज़न सेट के पास ऐड मेथड है ही नहीं। फ्रोज़न सेट डिज़ाइन ही इस तरह किया गया है कि उसमें मॉडिफिकेशन करने वाले कोई भी मेथड्स अवेलेबल नहीं होते, ना ऐड, ना रिमूव, ना अपडेट। ये इंश्योर करता है कि फ्रोज़न सेट ट्रूली इम्यूटेबल रहे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझते हैं जो सेट डेटा स्ट्रक्चर की फंडामेंटल नेचर से रिलेटेड है। द एलिमेंट्स इनसाइड अ नॉर्मल सेट मस्ट themselves बी हैशेबल और इम्यूटेबल। पाइथन का सेट डेटा स्ट्रक्चर इंटरनली हैशिंग यूज़ करता है फास्ट लुकअप के लिए, इसीलिए सेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनका खुद का भी हैशेबल होना ज़रूरी है, मतलब उनकी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए क्रिएट होने के बाद। देयरफॉर अ लिस्ट कैन नॉट बी एन एलिमेंट ऑफ अ सेट, क्योंकि लिस्ट म्यूटेबल होती है मतलब उसके एलिमेंट्स चेंज हो सकते हैं, इसीलिए लिस्ट को सेट के अंदर के एक एलिमेंट की तरह नहीं डालना चाहिए। s इज़ इक्वल टू 1,2 एंड 3,4। यहाँ हम ट्राई कर रहे हैं कि एक सेट बनाने की जिसमें दो लिस्ट एलिमेंट्स की तरह हैं। दिस गिव्स टाइप एरर अनहैशेबल टाइप लिस्ट, लेकिन ये एरर देगा अनहैशेबल टाइप लिस्ट क्योंकि लिस्ट एक म्यूटेबल नॉन हैशेबल टाइप है। यही वजह है कि अगर आपको सेट के अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ का ग्रुप डालना है तो आपको टपल यूज़ करना चाहिए, लिस्ट नहीं, क्योंकि टपल इम्यूटेबल है और हैशेबल है। अब नेक्स्ट टॉपिक है सेट यूनियन। अब हम सेट ऑपरेशंस की तरफ मूव करते हैं जो मैथमेटिक्स के सेट थ्योरी से इंस्पायर्ड हैं। सबसे पहला ऑपरेशन है यूनियन। यूनियन कंबाइंस ऑल यूनिक एलिमेंट्स फ्रॉम 2 और मोर सेट्स। यूनियन ऑपरेशन दो या उससे ज़्यादा सेट्स के सारे यूनिक एलिमेंट्स को कंबाइन करके एक नया सेट बनाता है। अगर कोई एलिमेंट दोनों सेट्स में कॉमन है तो वो रिज़ल्ट में सिर्फ एक बार आएगा, डुप्लीकेट नहीं होगा, क्योंकि सेट में बाय डेफिनेशन डुप्लीकेट्स अलाउ ही नहीं होते। यूजिंग यूनियन, यूनियन निकालने का पहला तरीका है यूनियन मेथड यूज़ करना। a इज़ इक्वल टू 1 2 3, यहाँ हमने एक सेट बनाया है a नाम से, b इज़ इक्वल टू 3 4 5 और एक सेट बनाया है b नाम से। देखिए 3 दोनों सेट्स में कॉमन है, मतलब 3 दोनों सेट्स में है। c इज़ इक्वल टू a डॉट बी यूनियन b, हम a डॉट यूनियन b कॉल कर रहे हैं और रिज़ल्ट को c नाम के नए सेट में स्टोर कर रहे हैं। प्रिंट c, चलिए c को प्रिंट करके देखते हैं। इसका आउटपुट मिलेगा 1 2 3 4 5। देखिए सारे यूनिक एलिमेंट्स कंबाइन हो गए हैं, 1 2 3 4 5 और 3 जो दोनों सेट्स में था वो सिर्फ एक बार आया है। यूजिंग और ऑपरेटर, यूनियन निकालने के दूसरे तरीके हैं पाइप ऑपरेटर यूज़ करना जो यूनियन मेथड जैसा ही रिज़ल्ट देता है। c इज़ इक्वल टू a पाइप ऑपरेटर b, यहाँ हम पाइप ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं a और b के बीच में। प्रिंट c, रिज़ल्ट प्रिंट कर रहे हैं, आउटपुट 1 2 3 4 5 और आउटपुट बिल्कुल सेम है जो यूनियन मेथड से आया था, 1 2 3 4 5। नेक्स्ट है यूनियन विथ 3 सेट्स एंड सेट इंटरसेक्शन फॉर 3 सेट्स। चलिए देखते हैं कि अगर 3 सेट्स का यूनियन निकालना हो तो कैसे करते हैं। a इज़ इक्वल टू 1 2, यहाँ हमने पहला सेट बनाया है। b इज़ इक्वल टू 2 3 दूसरा सेट। c इज़ इक्वल टू 3 4 ये है तीसरा सेट। प्रिंट a डॉट यूनियन b c, हम यूनियन मेथड को मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स के साथ कॉल कर सकते हैं। यहाँ हम b और c दोनों एक साथ a डॉट यूनियन में पास कर रहे हैं। प्रिंट a पाइप ऑपरेटर b पाइप ऑपरेटर c, और ये ऑपरेटर वाला वर्जन है जिसमें हम
पाइप ऑपरेटर सिंबल को चेंज करके तीनों सेट्स का यूनियन निकाल रहे हैं। बोथ प्रोड्यूस द सेम यूनियन, दोनों तरीके से सेम रिजल्ट मिलेगा। सारे यूनियन एलिमेंट्स तीनों सेट्स को कंबाइन हो जाएंगे। रिमेंबर, ए डॉट यूनियन बी, ए पाइप ऑपरेटर बी, ए यूनियन बी और ए पाइप ऑपरेटर बी दोनों एग्जैक्टली वही काम करते हैं, बस सिंटेक्स अलग है। यूनियन डज नॉट मॉडिफाई द ओरिजिनल सेट्स। अब एक बार फिर से यूनियन ऑपरेशन ओरिजिनल सेट्स ए बी सी को मॉडिफाई नहीं करता, ये हमेशा एक नया सेट रिटर्न करता है। नेक्स्ट है सेट इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन रिटर्न्स ओनली दोज एलिमेंट्स दैट आर कॉमन टू बोथ सेट्स। अब हम दूसरा इम्पॉर्टेंट सेट ऑपरेशन देखते हैं जो कि है इंटरसेक्शन। ये सिर्फ वही एलिमेंट रिटर्न करता है जो दोनों सेट्स में कॉमन है, मतलब दोनों जगह मौजूद हैं। यूजिंग इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन निकालने का पहला तरीका है इंटरसेक्शन मेथड। ए इज इक्वल टू 1 2 3 4। यहाँ हमने एक सेट बनाया है b इज इक्वल टू 3 4 5 6। ये दूसरा सेट बनाया है, देखिए 3 और 4 दोनों सेट्स में कॉमन है। प्रिंट a डॉट इंटरसेक्शन b। हम इंटरसेक्शन मेथड कॉल कर रहे हैं, आउटपुट है 3 4। क्योंकि सिर्फ 3 और 4 दोनों सेट्स में कॉमन थे, इसीलिए आउटपुट है 3 4। नेक्स्ट है यूजिंग एंड। इंटरसेक्शन निकालने का दूसरा तरीका है एंड ऑपरेटर यूज़ करना। प्रिंट ए एंड बी। हम एंड ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं ए और बी के बीच में। आउटपुट आएगा 3 4। रिजल्ट वही है जो इंटरसेक्शन मेथड से आया था। इंटरसेक्शन अंडरस्कोर अपडेट। अब देखते हैं एक और मेथड जिसका नाम है इंटरसेक्शन अपडेट। इट मॉडिफाइज द ओरिजिनल सेट। ये मेथड इंटरसेक्शन से डिफरेंट है क्योंकि ये नया सेट रिटर्न नहीं करता, बल्कि ओरिजिनल सेट को ही डायरेक्टली मॉडिफाई कर देता है। a इज इक्वल टू 1 2 3 4। यहाँ हमने सेट a बनाया है, b इज इक्वल टू 3 4 5 और सेट b बनाया है। a डॉट इंटरसेक्शन अपडेट b। हम इंटरसेक्शन अपडेट मेथड कॉल कर रहे हैं a पे b के साथ। प्रिंट a। अब हम a को प्रिंट कर रहे हैं ये देखने के लिए क्या हुआ। आउटपुट 3 4। देखिए a की ओरिजिनल वैल्यू अब चेंज हो गई है। पहले a में 1 2 3 4 थे, अब सिर्फ वही एलिमेंट्स बचे हैं जो b के साथ कॉमन थे, मतलब 3 और 4। सिमिलरली इसी का एक शॉर्टकट वर्जन भी है, a एंड ऑपरेटर एंड इक्वल टू b। ये एंड इक्वल टू ऑपरेटर बिल्कुल इंटरसेक्शन अपडेट जैसा ही काम करता है। ऑल्सो अपडेट्स a। ये भी a को डायरेक्टली इन प्लेस अपडेट कर देता है। नेक्स्ट है सेट डिफरेंस। अब हम तीसरा इम्पॉर्टेंट सेट ऑपरेशन देखते हैं जो कि है डिफरेंस। डिफरेंस रिटर्न्स एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन द फर्स्ट सेट बट नॉट इन द सेकेंड सेट। डिफरेंस ऑपरेशन उन एलिमेंट्स को रिटर्न करता है जो सिर्फ पहले सेट में हैं, दूसरे सेट में नहीं। ये ऑर्डर सेंसिटिव होता है, मतलब a माइनस बी और b माइनस ए अलग अलग रिजल्ट्स देंगे। a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। यहाँ हमने पहला सेट बनाया, b इज इक्वल टू 4 5 6 7 और दूसरा सेट बनाया। प्रिंट a डॉट डिफरेंस b। हम डिफरेंस मेथड कॉल कर रहे हैं a डॉट डिफरेंस b का मतलब है a में से वो एलिमेंट्स दो जो b में नहीं हैं। आउटपुट आएगा 1 2 3। a में 1 2 3 4 5 हैं, इनमें से 4 और 5 b में नहीं है, इसीलिए वो रिज़ल्ट में एक्सक्लूड हो जाते हैं। बचा क्या 1 2 3 जो सिर्फ a में है। यूजिंग माइनस डिफरेंस निकालने का दूसरा तरीका है माइनस ऑपरेटर यूज़ करना। प्रिंट a माइनस बी। हम माइनस ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं और आउटपुट मिल रहा है 1 2 3 और रिज़ल्ट वही है जो डिफरेंस मेथड से मिला था। नेक्स्ट है, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझते हैं जो बिगनर्स अक्सर गलत समझते हैं। a माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू b माइनस ए। a माइनस बी और b माइनस ए ये दोनों बिल्कुल
अलग रिजल्ट्स देते हैं। डिफरेंस ऑपरेशन कम्यूटेटिव नहीं होता है, मतलब ऑर्डर मैटर करता है। सब्ट्रैक्शन की तरह 5 माइनस 3 और 3 माइनस 5 अलग होते हैं, वैसे ही सेट डिफरेंस भी। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रिंट b माइनस ए। चलिए ये देखते हैं रिवर्स ऑर्डर में b माइनस ए, मतलब b में से वो एलिमेंट्स दो जो a में नहीं है। आउटपुट आएगा 6 और 7। बी में 4 5 6 7 है, इनमें से 4 और 5 ए में भी है, इसीलिए एक्सक्लूड हो जाते हैं। बचा क्या 6 और 7 जो सिर्फ बी में है। देखिए कैसे a माइनस बी का रिजल्ट 1 2 3 था और b माइनस ए का रिजल्ट 6,7 है, बिल्कुल अलग। अब बात करते हैं डिफरेंस अपडेट। अब देखते हैं डिफरेंस अपडेट मेथड, जो फिर से एक इन प्लेस मॉडिफिकेशन मेथड है। मॉडिफाइज द ओरिजिनल सेट। ये ओरिजिनल सेट को डायरेक्टली चेंज कर देता है, नया सेट रिटर्न नहीं करता। a इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ हमने सेट a बनाया, b इज इक्वल टू 4, 5, 6 और सेट b बनाया, a डॉट डिफरेंस अपडेट b। हम डिफरेंस अपडेट मेथड कॉल कर रहे हैं a पे, प्रिंट a। अब a को प्रिंट कर रहे हैं, आउटपुट 1 2 3। देखिए a की ओरिजिनल वैल्यू ही चेंज हो गई है, जो भी एलिमेंट्स b के साथ कॉमन थे वो a से परमानेंटली रिमूव हो गए हैं और सिर्फ 1 2 3 बचे। सेम ऑपरेशन कैन बी रिटन। इसका भी एक शॉर्टकट ऑपरेटर होता है, a माइनस इक्वल टू b। a माइनस इक्वल टू भी एग्जैक्टली वही काम करेगा जो डिफरेंस अपडेट करता है, a को इन प्लेस अपडेट कर देगा। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट सेट फंक्शंस। फर्स्ट है लेंथ। चलिए अब देखते हैं लेंथ फंक्शन क्या काम करता है। लेंथ फंक्शन सेट्स के साथ भी काम करता है, बिल्कुल लिस्ट और डिक्शनरी की तरह। रिटर्न्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। ये सेट में कितने एलिमेंट्स हैं वो काउंट करके रिटर्न करता है। s इज इक्वल टू 10, 20, 30, 40। यहाँ हमने 4 एलिमेंट्स का सेट बनाया। प्रिंट लेंथ ऑफ s। हम लेंथ फंक्शन कॉल कर रहे हैं, आउटपुट मिल रहा है 4, क्योंकि सेट में 4 एलिमेंट्स हैं इसीलिए आउटपुट है 4। डुप्लीकेट एलिमेंट्स आर काउंटेड ओनली वंस। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, अगर हम सेट बनाते वक्त डुप्लीकेट वैल्यूज़ दें तो क्या होता है। s इज इक्वल टू 1, 1, 2, 2, 3। यहाँ हमने बनाने की कोशिश की है एक सेट जिसमें 1 2 बार और 2 2 बार लिखा गया है। प्रिंट लेंथ ऑफ s। हम लेंथ कॉल कर रहे हैं, आउटपुट आएगा 3। आउटपुट है 3 ना कि 5, क्योंकि सेट बाय डेफिनेशन डुप्लीकेट वैल्यूज़ स्टोर ही नहीं करता है। जब भी आप डुप्लीकेट वैल्यूज़ देते हैं पाइथन ऑटोमेटिकली उसे इग्नोर कर देता है और सिर्फ यूनिक वैल्यूज़ रखता है, इसीलिए एक्चुअल सेट बनता है 1 2 3 जिसमें सिर्फ 3 एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट है कॉपी। सेट के साथ भी कॉपी मेथड अवेलेबल है, बिल्कुल लिस्ट की तरह। क्रिएट्स शैलो कॉपी एज अ सेपरेट सेट ऑब्जेक्ट। ये सेट का एक शैलो कॉपी बनाता है जो एक बिल्कुल अलग इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट होता है। x इज इक्वल टू 1 2 3। यहाँ हमने एक सेट बनाया है 3 एलिमेंट्स के साथ। y इज इक्वल टू एक्स डॉट कॉपी। हम x की कॉपी बना रहे हैं और y में स्टोर कर रहे हैं। प्रिंट y। चलिए y प्रिंट करते हैं, आउटपुट आएगा 1 2 3। y में वही एलिमेंट्स हैं जो x में थे। अब देखते हैं कॉपी वर्सेस असाइनमेंट। अब एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कॉपी करना और असाइनमेंट करना, ये दो बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। y इज इक्वल टू एक्स। अगर हम सिंपली y इज इक्वल टू एक्स लिखते हैं बिना कॉपी यूज़ किए, बोथ वेरिएबल रिफर टू द सेम सेट, तो y और x दोनों एक ही सेट ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेंगे। मेमोरी में सिर्फ एक ही सेट बनेगा और दोनों वेरिएबल्स उसका नाम है। अगर आप y में कोई चेंज करोगे तो वो x में भी रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि दोनों एक ही हैं। लेकिन y इज इक्वल टू एक्स डॉट कॉपी क्रिएट्स अ सेपरेट सेट ऑब्जेक्ट।
अगर आप कॉपी मेथड यूज़ करते हो तो एक बिल्कुल नया अलग सेट ऑब्जेक्ट बनता है और x और y दो इंडिपेंडेंट सेट्स हैं, एक में चेंज करने से दूसरा अफेक्ट नहीं होगा। x इज इक्वल टू 1 2 3। चलिए इस डिफरेंस को वेरीफाई करते हैं कोड से। y इज इक्वल टू एक्स डॉट कॉपी, हम कॉपी यूज़ कर रहे हैं, प्रिंट x इज़ y और इस ऑपरेटर यूज़ करके चेक कर रहे हैं कि दोनों सेम ऑब्जेक्ट हैं या नहीं। आउटपुट इज़ फॉल्स, रिटर्न रिजल्ट फॉल्स आता है। ये कंफर्म करता है कि कॉपी से बनाया गया सेट ओरिजिनल से अलग ऑब्जेक्ट है। अगर हमें y इज इक्वल टू एक्स किया होता तो ये ट्रू आता। नेक्स्ट है इज डिसजॉइंट। इज डिसजॉइंट एक बहुत यूज़फुल मेथड है जब हमें चेक करना हो कि दो सेट्स के बीच कोई कॉमन एलिमेंट है या नहीं। रिटर्न्स ट्रू व्हेन टू सेट्स हैव नो कॉमन एलिमेंट्स। अगर दोनों सेट्स के बीच एक भी कॉमन एलिमेंट नहीं है तो ये मेथड ट्रू रिटर्न करता है। a इज इक्वल टू 1 2 3, यहाँ हमने पहला सेट बनाया है। b इज इक्वल टू 4 5 6 और दूसरा सेट बनाया है। देखिए इन दोनों के बीच कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। प्रिंट a डॉट इज डिसजॉइंट b, हम इस डिसजॉइंट मेथड कॉल कर रहे हैं। आउटपुट आएगा ट्रू, क्योंकि a और b में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, इसीलिए आउटपुट है ट्रू। बट अब देखते हैं अगर सेट्स में कुछ कॉमन हो जाए तो क्या होता है। a इज इक्वल टू 1 2 3, वहीं सेट a फिर से। b इज इक्वल टू 3 4 5, लेकिन अब b में 3 भी है जो a में भी है। प्रिंट a डॉट इज डिसजॉइंट b, हम फिर से इस डिसजॉइंट चेक कर रहे हैं। आउटपुट आएगा फॉल्स। अब रिजल्ट है फॉल्स बिकॉज 3 इज़ कॉमन, क्योंकि 3 दोनों सेट्स में कॉमन है, इसीलिए सेट डिसजॉइंट नहीं है, इसीलिए फॉल्स मिला। ये मेथड खासकर यूज़फुल है जब आपको जल्दी से चेक करना हो कि दो ग्रुप्स के बीच में कोई ओवरलैप है या नहीं, बिना पूरा इंटरसेक्शन निकाले। नेक्स्ट है इस सबसेट। इस सबसेट मेथड हमें बताता है कि एक सेट दूसरे सेट का सबसेट है या नहीं। सेट A इज़ अ सबसेट ऑफ B व्हेन एवरी एलिमेंट ऑफ A इज़ आल्सो प्रेजेंट इन B। मैथमेटिकल डेफिनेशन ये है, सेट A तब तक B का सबसेट कहलाता है जब A के सारे एलिमेंट्स B में मौजूद हैं। A के पास B से कम या बराबर एलिमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन जो भी A में है वो B में ज़रूर होना चाहिए। a इज़ इक्वल टू 1 एंड 2, यहाँ हमने एक छोटा सेट बनाया है। b इज़ इक्वल टू 1 2 3 4, अब एक बड़ा सेट बनाया है। a के दोनों एलिमेंट्स 1 और 2 b में मौजूद हैं। प्रिंट a डॉट इस सबसेट b, हम इस सबसेट मेथड कॉल कर रहे हैं और आउटपुट मिलेगा ट्रू, क्योंकि a के सारे एलिमेंट्स b में हैं, इसीलिए आउटपुट है ट्रू। नेक्स्ट है ऑपरेटर। इसका भी एक ऑपरेटर बेस्ड शॉर्टकट है। a लेस देन इक्वल टू b, लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर भी सबसेट चेक करने के लिए यूज़ होता है। ऑल्सो चेक सबसेट, ये बिल्कुल इस सबसेट मेथड जैसा ही काम करता है। प्रॉपर सबसेट, एक रिलेटेड कॉन्सेप्ट है प्रॉपर सबसेट। a लेस देन b, लेस देन ऑपरेटर बिना इक्वल साइन के यूज़ होता है। चेक्स वेदर a इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ b। प्रॉपर सबसेट का मतलब होता है a b का सबसेट है ही, सॉरी a b का सबसेट तो है ही, लेकिन a और b बिल्कुल इक्वल नहीं है। मतलब b में कम से कम एक एक्स्ट्रा एलिमेंट ज़रूर होना चाहिए जो a में नहीं है। नेक्स्ट है इज़ अपर सेट। इज़ अपर सेट मेथड इस सबसेट का बिल्कुल अपोजिट कॉन्सेप्ट है। सेट A इज़ अ सुपरसेट ऑफ B इफ A कंटेन्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ B। सेट A तब B का सुपरसेट कहलाता है जब A के अंदर B के सारे एलिमेंट्स मौजूद हों। मतलब A B से बड़ा या बराबर होना चाहिए और B का हर एलिमेंट A में होना चाहिए। a इज़ इक्वल टू 1 2 3 4, यहाँ हमने एक बड़ा सेट बनाया है। b इज़ इक्वल टू 1 एंड 2 और एक छोटा सेट बनाया है। देखिए b के दोनों एलिमेंट्स a में मौजूद हैं।
प्रिंट ए डॉट इज अपर सेट बी, हम इस अपर सेट मेथड कॉल कर रहे हैं और आउटपुट होगा ट्रू, क्योंकि ए बी के सारे एलिमेंट्स कंटेन करता है इसीलिए आउटपुट है ट्रू। अब बात करते हैं ऑपरेटर्स, इसके भी ऑपरेटर बेस्ड शॉर्टकट्स हैं। ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी इज कॉल्ड सुपरसेट। ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेटर सुपरसेट चेक करता है। ए ग्रेटर देन बी प्रॉपर सुपरसेट। ए ग्रेटर देन ऑपरेटर बिना इक्वल साइन के प्रॉपर सुपरसेट चेक करता है, मतलब ए और बी इक्वल नहीं होने चाहिए, ए में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट ज़रूर होना चाहिए। अब हम पाइथन के एक बहुत ही पावरफुल और एलिगेंट फीचर पे आ रहे हैं, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। ये एक ऐसा टूल है जो आपके कोड को छोटा, फास्ट और रीडेबल बनाता है। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन इज़ अ शॉर्ट एंड कंसाइज वे ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू लिस्ट फ्रॉम एन आइट्रेबल। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन एक कॉम्पैक्ट सिंटेक्स है जिसे हम किसी भी आइट्रेबल जैसे रेंज, लिस्ट या स्ट्रिंग से एक नई लिस्ट बना सकते हैं, वो भी सिर्फ एक लाइन में। सिंटेक्स है एक्सप्रेशन फॉर आइटम इन आइट्रेबल। इसका बेसिक सिंटेक्स है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पहले एक एक्सप्रेशन लिखते हैं, फिर फॉर आइटम इन आइट्रेबल लिखते हैं विद कंडीशन, एक्सप्रेशन फॉर आइटम इन आइट्रेबल इफ कंडीशन। और अगर हमें फिल्टरिंग भी चाहिए तो हम एंड में इफ कंडीशन भी ऐड कर सकते हैं। नॉर्मल लूप, चलिए पहले देखते हैं कि ट्रेडिशनली बिना कॉम्प्रिहेंशन के हम ये काम कैसे करते थे। नंबर्स इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट, सबसे पहले हम एक खाली लिस्ट बनाते हैं फॉर आई इन रेंज 1 to 11, फिर एक लूप चलाते हैं 1 से 10 तक, नंबर्स डॉट अपेंड आई, और लूप के अंदर हर नंबर को अपेंड करके लिस्ट में डालते हैं। प्रिंट नंबर्स और एंड में लिस्ट प्रिंट करते हैं। ये 3 लाइन का कोड है नॉर्मल ट्रेडिशनल अप्रोच। नेक्स्ट है यूजिंग लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। अब देखते हैं कि वही काम लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से कितना छोटा हो जाता है। नंबर्स इज इक्वल टू आई फॉर आई इन रेंज 1 to 11। देखिए ये पूरा काम एक ही लाइन में हो गया है। इसको पढ़ने का तरीका है हर आई के लिए जो रेंज 1 to 11 में है उस आई को लिस्ट में डालो। ये बिल्कुल वही रिजल्ट देगा जो पिछली स्लाइड का 3 लाइन वाला लूप देता है। प्रिंट नंबर्स, हम रिजल्ट प्रिंट कर रहे हैं और आउटपुट होगा 1 to 10 सारे नंबर्स, और आउटपुट में 1 से 10 तक के सारे नंबर्स की लिस्ट मिल जाएगी। एग्जाम्पल स्क्वायर्स, चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें हम एक्सप्रेशन को थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। स्क्वायर्स इज इक्वल टू आई टू द पावर 2 फॉर आई इन रेंज 1 to 6। यहाँ एक्सप्रेशन है आई टू द पावर 2, मतलब हर नंबर का स्क्वायर निकालना है। फॉर आई इन रेंज 1 to 6 का मतलब है 1 से 5 तक के नंबर्स। प्रिंट स्क्वायर्स, रिजल्ट प्रिंट कर रहे हैं और आउटपुट होगा 1, 4, 9, 16, 25। देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 एंड 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। ये हमें एक लाइन में सारे स्क्वायर की लिस्ट दे देता है बिना एक्सप्लिसिट लूप और अपेंड लिखे। नेक्स्ट है विद कंडीशन। अब देखते हैं कैसे हम लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में फिल्टरिंग कंडीशन ऐड कर सकते हैं। Even is equal to I for I in range 1 to 11 if I modulus 2 is equal to 0। यहाँ हमने एक कंडीशन ऐड की है if I modulus 2 equal to 0। ये चेक करता है नंबर इवन है या नहीं। अगर I को 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आए मतलब वो इवन है। ये पूरा स्टेटमेंट कहता है 1 से 10 तक हर I के लिए अगर वो इवन है तो उसे लिस्ट में डालो। प्रिंट इवन, रिजल्ट प्रिंट कर रहे हैं, आउटपुट आएगा 2, 4, 6, 8, 10। देखिए सिर्फ इवन नंबर्स ही लिस्ट में आए हैं, ऑड नंबर्स फिल्टर हो गए हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर। अब इसके स्ट्रक्चर को केयरफुली समझते हैं क्योंकि ये पैटर्न हर जगह रिपीट होगा। आई फॉर आई इन रेंज 1 to 11 इफ आई मॉडुलस 2 इक्वल टू 0। पूरा स्टेटमेंट 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है।
एक्सप्रेशन कंडीशन, एक्सप्रेशन आइट्रेशन एंड कंडीशन। सबसे पहला पार्ट है एक्सप्रेशन, मतलब क्या वैल्यू फाइनल लिस्ट में जाएगी, यहाँ ये सिर्फ आई है। दूसरा पार्ट है आइट्रेशन, मतलब किस से लूप चलेगा, यहाँ ये फॉर आई इन रेंज 1 to 11 है। और तीसरा पार्ट है कंडीशन, मतलब कौन सा फिल्टर अप्लाई होगा, यहाँ ये इफ़ आई मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 है। इस स्ट्रक्चर को याद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यही पैटर्न लिस्ट, सेट, डिक्शनरी तीनों टाइप्स की कॉम्प्रिहेंशन में यूज़ होता है। नेक्स्ट है सेट कॉम्प्रिहेंशन। अब देखते हैं सेट कॉम्प्रिहेंशन, जो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन जैसा ही है, बस रिजल्ट सेट में आता है लिस्ट की जगह। सेट कॉम्प्रिहेंशन इज यूज्ड टू क्रिएट अ सेट यूजिंग अ कॉम्पैक्ट सिंटेक्स। सेट कॉम्प्रिहेंशन एक कॉम्पैक्ट तरीका है सेट बनाने का, एग्जैक्टली वही फिलॉसफी जो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन की थी। सिंटेक्स है एक्सप्रेशन फॉर आइटम इन आइट्रेबल। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम स्क्वायर ब्रैकेट्स की जगह कर्ली ब्रेसेस यूज़ करते हैं। विथ कंडीशन, एक्सप्रेशन फॉर आइटम इन आइट्रेबल इफ़ कंडीशन। और कंडीशन ऐड करने का तरीका भी बिल्कुल सेम है, इफ़ कंडीशन एंड में ऐड कर देता है। एग्जाम्पल, s is equal to I for I in range 1 to 11 if I modulus 2 equal to 0। यहाँ हमने कर्ली ब्रेसेस यूज़ किए हैं और बिल्कुल वही लॉजिक लिखा है जो हमने लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में लिखा था। 1 से 10 तक के इवन नंबर्स। प्रिंट s, हम रिज़ल्ट प्रिंट कर रहे हैं। पॉसिबल आउटपुट्स हैं 2, 4, 6, 8, 10। रिज़ल्ट में वही इवन नंबर्स मिलते हैं, लेकिन अब ये एक सेट है, लिस्ट नहीं। रिमेंबर, सेट्स आर अनऑर्डर्ड, सो डिस्प्ले ऑर्डर शुड नॉट बी रिलाइड अपॉन। और याद रखिए सेट और अनऑर्डर्ड होता है, इसीलिए जब आप प्रिंट करोगे तो एलिमेंट्स इस एग्जैक्ट ऑर्डर में ही आएंगे। ये गारंटी नहीं है। प्रिंट ऑर्डर पाइथन की इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन पे डिपेंड करता है, इसीलिए आपको कभी भी सेट की ऑर्डरिंग पे रिलाई नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है डुप्लीकेट रिमूवल। सेट कॉम्प्रिहेंशन का एक बहुत प्रैक्टिकल यूज़ केस है डुप्लीकेट्स को ऑटोमेटिकली रिमूव करना। सेट कॉम्प्रिहेंशन ऑटोमेटिकली रिमूव्स डुप्लीकेट्स। क्योंकि सेट बाय डिफ़ॉल्ट डुप्लीकेट वैल्यूज़ स्टोर नहीं करता, इसीलिए जब भी हम सेट कॉम्प्रिहेंशन यूज़ करते हैं कोई भी रिपीटेड वैल्यूज़ अपने आप रिमूव हो जाती है। s इज इक्वल टू एक्स फॉर x इन बनाना। यहाँ हमने एक स्ट्रिंग बनाना पे सेट कॉम्प्रिहेंशन अप्लाई की है। जब हम एक स्ट्रिंग पे आइट्रेट करते हैं तो पाइथन हर कैरेक्टर को एक एक करके देता है। प्रिंट s, हम रिजल्ट प्रिंट कर रहे हैं। देन द रिजल्ट सेट कंटेन ओनली द यूनिक कैरेक्टर। बनाना वर्ड में लेटर है BANANA, जिसमें A 3 बार आता है और N 2 बार आता है, लेकिन B सिर्फ एक बार। आउटपुट में BAN। रिजल्ट में सिर्फ यूनिक कैरेक्टर्स मिलते हैं BAN, भले ही ओरिजिनल स्ट्रिंग में ये लेटर्स मल्टीपल बार रिपीट हो रहे हैं। ऑर्डर में वेरी, और फिर से याद दिला रहे हैं कि क्योंकि ये सेट है इसीलिए आउटपुट का ऑर्डर हर बार गारंटीड सेम नहीं होगा, क्योंकि सेट अनऑर्डर्ड होता है। नेक्स्ट बात करते हैं डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन के बारे में। अब हम तीसरा और लास्ट टाइप की कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन। डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन प्रोवाइड्स अ कंसाइज वे ऑफ क्रिएटिंग अ डिक्शनरी। ये एक कॉम्पैक्ट सिंटेक्स है डिक्शनरी बनाने के लिए एक ही लाइन में। इट जनरेट्स की वैल्यू पेयर। क्योंकि डिक्शनरी की वैल्यू पेयर्स पर बेस्ड होती है, इसीलिए डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन भी हर आइट्रेशन में एक की और उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू जनरेट करती है। सिंटेक्स है की वैल्यू फॉर आइटम इन आइट्रेबल। इसका सिंटेक्स में फ़र्क ये है कि हमें दो एक्सप्रेशन लिखने पड़ते हैं, पहले की फिर कोलन फिर वैल्यू। विथ कंडीशन की वैल्यू फॉर आइटम इन आइट्रेबल इफ़ कंडीशन, और यहाँ भी हम एंड में कंडीशन ऐड कर सकते हैं फिल्टरिंग के लिए। एग्जाम्पल नंबर एंड स्क्वायर। चलिए एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं। d इज़ इक्वल टू आई
i⁻² फॉर i इन रेंज 1 to 6। यहाँ हम एक डिक्शनरी बना रहे हैं जिसमें की है नंबर i और वैल्यू है उसका स्क्वायर i⁻², और यहाँ 1 से 5 तक के नंबर्स के लिए चलेगा। प्रिंट डी, रिजल्ट प्रिंट कर रहे हैं जिसका आउटपुट होगा 1 1 2 4 3 9 4 16 एंड 5 25। अब यहाँ पे जो डिक्शनरी बनी है की 1 की वैल्यू 1 है, की 2 की वैल्यू 4 है, की 3 की वैल्यू 9 है, की 4 की वैल्यू 16 है और की 5 की वैल्यू 25 है। हर नंबर अपने स्क्वायर के साथ मैप हो गया है। चलिए ये समझ लेते हैं कि कौन की है और कौन वैल्यू। आई की है, आई यहाँ की बन रहा है और i⁻² मतलब i का स्क्वायर वैल्यू बन रहा है। नेक्स्ट है डिक्शनरी कॉम्प्रीहेंशन विथ इन्यूमरेट। अब देखते हैं कैसे हम इन्यूमरेट फंक्शन को डिक्शनरी कॉम्प्रीहेंशन के साथ कंबाइन कर सकते हैं। डेटा इज इक्वल टू 10 20 30। यहाँ हमने एक लिस्ट बनाई है 3 नंबर्स के साथ। d इज इक्वल टू की, वैल्यू फॉर की, वैल्यू इन इन्यूमरेट डेटा। यहाँ हम इन्यूमरेट डेटा यूज़ कर रहे हैं जो हमें इंडेक्स वैल्यू पेयर देता है और हम उसे की वैल्यू में अनपैक कर रहे हैं, फिर उन दोनों को डिक्शनरी कॉम्प्रीहेंशन में यूज़ कर रहे हैं। इंडेक्स की बन रहा है और वैल्यू बन रहा है। प्रिंट डी, रिजल्ट प्रिंट कर रहे हैं और आउटपुट मिलेगा 0 10 1 20 2 30। देखिए इंडेक्स 0 की वैल्यू 10, इंडेक्स 1 की वैल्यू 20 और इंडेक्स 2 की वैल्यू 30। हर पोजीशन नंबर की बन गया है और उसकी करस्पॉन्डिंग लिस्ट वैल्यू बन गई है। इन्यूमरेट जनरेट, चलिए समझते हैं अंदर क्या हो रहा है। 0, 10, इन्यूमरेट पहला टपल देता है 0, 10। 1, 20 दूसरा टपल देता है 1, 20 और तीसरा टपल देता है 2, 20। These become डिक्शनरी की वैल्यू पेयर्स और ये तीनों टपल डायरेक्टली डिक्शनरी के की वैल्यू पेयर्स बन जाते हैं। ये पैटर्न खासकर यूज़फुल होता है जब आपको किसी लिस्ट के एलिमेंट्स को उनके पोजीशन के साथ एक डिक्शनरी में कन्वर्ट करना हो। अब हमारा आज का लास्ट टॉपिक है डिक्शनरी कॉम्प्रीहेंशन विद कंडीशन। अब डिक्शनरी कॉम्प्रीहेंशन में फिल्टरिंग कंडीशन देखते हैं। सपोज वी वांट स्क्वायर्स ऑफ ओनली इवन नंबर्स। मान लीजिए हमें सिर्फ इवन नंबर्स के स्क्वायर चाहिए, सबके नहीं। d इज इक्वल टू i⁻² फॉर i इन रेंज 1 to 11 इफ i मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ हमने पहले वाला डिक्शनरी कॉम्प्रीहेंशन लिया है जिसमें स्क्वायर्स बनते थे, लेकिन एंड में एक कंडीशन ऐड कर दी है, इफ़ i मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 मतलब सिर्फ इवन नंबर्स को प्रोसेस करो। प्रिंट d और आउटपुट मिलेगा 2 का 4, 4 का 16, 6 का 36, 8 का 64 एंड 10 का 100। देखिए इस डिक्शनरी में सिर्फ इवन नंबर्स की कीज़ हैं 2, 4, 6, 8, 10 और उनके करस्पॉन्डिंग स्क्वायर वैल्यूज़ हैं। और नंबर 1, 2, 5, 7, 9 कम्प्लीटली फ़िल्टर हो गए हैं। ये डिमॉन्स्ट्रेट करता है कैसे लिस्ट, सेट और डिक्शनरी तीनों कॉम्प्रीहेंशन एक जैसी ही फ़िल्टरिंग लॉजिक फॉलो करते हैं, बस आउटपुट का डेटा टाइप अलग होता है। ये बहुत ही कंटेंट हैवी क्लास थी, इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप इस वीडियो को एक बार और देखें और ख़ुद से प्रैक्टिस करें जब तक हर कॉन्सेप्ट आपको कंफर्टेबल ना लगे। प्रैक्टिस ही इन सब को परमानेंटली याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका है। तो ये था आज का पाइथन डे 7 का पूरा सेशन। मैंने कोशिश की है कि हर स्लाइड, हर एक लाइन और हर एक एग्जाम्पल को डिटेल में एक्सप्लेन करूं ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। So that's all for this video. Thanks for watching.